तो आज का हमारा सेशन है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमत की है, जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है हुकूमत का, वो किस तरह काम करता है। तो बार बार लफ्ज यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एकेडमिक पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। इसकी जो बुक वाली जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है। तो बुक्स में ये कहा गया है द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एक्शन होता है टू ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन। और एक दूसरी जगह इसकी डेफिनेशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की, द वे इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए होल आर अरेंज। किसी का भी काम को, पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को, या किसी भी जो है वो चीज को जब जब जो है वो अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, उसे कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एक तीसरी डेफिनेशन में वो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर ए पर्पस। जब कोई मकसद होता है और उसके लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है एक मकसद को हासिल करने के लिए, तो वो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये एकेडमी में इस टाइम आप जो है वो 20-30 स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं, तो एकेडमी का एक ही मकसद है कि आईएआर को क्रैक करना। तो हमारी ये जो एकेडमी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक ही मकसद है कि टेस्ट को प्रीपेयर और क्रैक किया जाए। कुछ एक्सटेंडेड डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल फॉर फैसिलिटिंग द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सेम एग्रीड पर्पसेस थ्रू एलोकेशन ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई ऐसे जो है वो चीज़ या ऐसा लाहेअमल या ऐसा काम जिसके लिए बहुत सारा अमला हो, एहलकार हो, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो और उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, तो उस कलेक्टिव जो है वो लोगों के मजमूए को हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। और आगे कुछ और डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। कोई भी इंसानों की जो है जमात अगर किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए इकट्ठी होके यकमुश्त होके काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। थस ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इंटरडिपेंडेंटली टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि एक किसी खास मकसद को अचीव किया जाए। इन सब लोगों से मिलके जब कोई काम ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टम के तहत, एक फ्रेम के तहत किया जाता है, एक प्लान, एक जो है अरेंज्ड, मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई वर्क किया जाता है, कोई टास्क या ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लोगों के मिलने से जो है वो अचीव अगर किया जाता है या उसकी कोशिश की जाती है, तो वो लोगों का मजमुआ कहलाता है कलेक्टिवली, वो स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे आज के सेशन में। गवर्नमेंट क्या है इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। गवर्नमेंट के पिलर्स क्या हैं, पिलर्स कह सकते हैं इसे, या गवर्नमेंट की ब्रांचेस कह सकते हैं, या गवर्नमेंट की आर्म्स या बाजू भी कह सकते हैं, वो क्या हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इस तरह इन्हें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं गवर्नमेंट द रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल दैट करंटली हैव अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। वो कहते हैं गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों की एक ऐसी जमात होती है जो लोगों के ही बिहाफ पे पूरे मुल्क के लोगों पर हुक्मरानी कर रही होती है, लोगों के ही बिहाफ पे। गवर्नमेंट रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल दैट करंटली हैव अथॉरिटी टू गवर्न द कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट या ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो एक ऐसी जमात जिसके पास अथॉरिटी होती है पूरे मुल्क पर राज करने की, पूरे मुल्क को चलाने की, हुक्मरानी करने की, वो जमात कहलाती है गवर्नमेंट। आई होप सो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो गवर्नमेंट खुद जो है वो किस चीज़ों पे खड़ी है। गवर्नमेंट जैसे एक घर होता है ना, एक बिल्डिंग होती है, तो उसकी बुनियाद होती है या उसके पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर कोई इमारत जो है वो खड़ी होती है, बड़ी से बड़ी इमारत। तो गवर्नमेंट जो है वो किस चीज़ों के ऊपर खड़ी है, गवर्नमेंट के जो पिलर्स हैं वो क्या हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हम देखते हैं। दी फर्स्ट पिलर इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड मीडिया। इसे हम अगेन अंडरस्टैंड करते हैं। दी फर्स्ट इज दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऐसी बॉडी, गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी जहाँ पे कानून साजी होती है, कवानीन बनते हैं, उसे जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या कानून साज असेंबली कहते हैं। जो ये कानून बनाते हैं, एक ऐसी दूसरी बॉडी जो इन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है मुल्क भर में,
उन्हें इन्फोर्स करवाती है, उसका नाम है एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया, या उसे जो है वो लीगल टर्म में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और एक तीसरी बॉडी होती है गवर्नमेंट की, जो इंसाफ को यकीनी बनाती है कि ये दोनों बॉडीज जो है वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करें। तो जो ये उन्हें लुक आफ्टर करती है, इनके कोई एक्शंस को गलत करार देती है, तो वो ये जुडिशरी या जो है वो अदलिया कहलाती है, अदल से निकला है इंसाफ। अच्छा, एंड नेक्स्ट हम अगर बात करें थोड़ा सा, जैसे कि आपने पहले देखा, गवर्नमेंट के जो है वो हमने ऊपर भी बात की कि तीन पिलर्स हैं, यानी तीन ब्रांचेस हैं या तीन बाजू हैं, तीन आर्म्स हैं गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बेस कर रही है। गवर्नमेंट के तीन पिलर्स हैं, लेकिन जो है वो एक चौथा पिलर, एक चौथी ऐसी चीज है जिसे गवर्नमेंट जो है वो जिसे पिलर कहा जाता है या सपोज किया जाता है, ये भी गवर्नमेंट का पिलर है। ये तीन पिलर्स क्यों बनाए गए हैं, मतलब ये क्यों इन्हें जो है वो क्रिएट किया गया है, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या ऐसा मकसद है कि तीन जो है वो हिस्सों में गवर्नमेंट को बांटा गया है? इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे जाके। तो ये मीडिया जो है, इसे गवर्नमेंट का दूसरा जो है, सॉरी चौथा जो है वो और लास्ट पिलर भी कहा जाता है कि जो मीडिया है। क्यों कहा जाता है, हम देखते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में अगर बात करें तो इस तरह जो है वो ए, तीनों जो गवर्नमेंट के तीन हिस्से बनाकर, जैसे ये पाई चार्ट आपके सामने बना हुआ है, तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। मतलब कि ताकत किसी एक अगर के हाथ में दे दी जाती, फॉर एग्जांपल कोई एक ही इंसान यहाँ का हुक्मरान होता, उसके हाथ में ताकत दे दी जाती, तो उससे पूछने वाला कौन था? उस अगर वो गलत काम करता तो उसके एक्शन को कैसे रोका जाता? अगर वो सही करे गलत करे, जो दिल में आए करे, तो उन्हें कौन जो है वो पकड़ता, कौन उससे सजा देता, कौन उसे रोकता? तो इसलिए किसी एक इंसान के हाथ में ना हो हुकूमत, जो उसकी तीन इसलिए बॉडीज बनाई गई, हुकूमत को तीन हिस्से में इस तरह डिवाइड किया गया कि जुडिशरी है एक, और दूसरी इंतजामिया है, और तीसरी है लेजिस्लेचर जो कानून साज असेंबली है। अगर ये कोई गलत कानून बनाती है तो जुडिशरी जो है वो इसके कानून को जो है वो कलअदम करार दे सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल ये पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है तो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कानून ही बदल सकती है, जिससे इसकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह ये बैलेंस बनाया गया है तीनों के दरमियान। इसलिए जो है वो हुकूमत को कहा जाता है कि हुकूमत के तीन पिलर्स हैं पाकिस्तान में, जुडिशरी, एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर। और एक एक चौथी चीज है जिसे हुकूमत का चौथा पिलर भी कहा जाता है इनके अलावा। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में उसकी ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन उसे समझा जाता है या सपोज किया जाता है, वो कहते हैं मीडिया। यानी कि अगर ये तीनों या इनमें से दोनों कोई ना कोई अगर गलत काम करता है, तो एक चौथी ऐसी बॉडी है या एक ऐसा ग्रुप बन गया है एक लोगों का, चाहे डिजिटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में या टेलीविजन फॉर्म में, कि वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है, इतना ज्यादा मतलब वो दबाव डाल देता है कि ये पिलर भी है कि हुकूमत का जो है हिल जाता है, ये वाला पिलर भी समटाइम हिल जाता है, इन्हें भी अपनी जो लेजिस्लेशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, इन्हें भी अपने एक्शन जो है वो रिवाइज करने पड़ते हैं। जब ये जो पिलर है या ये जो ग्रुप है, जो मीडिया ग्रुप है, जब ये प्रेशराइज करता है, अवाम के का जो प्रेशर है वो इन पे डालता है, तो इसलिए मीडिया को जो है वो रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है, चौथा पिलर भी कहा जाता है। लेकिन लॉ में इसकी बात नहीं कही गई, लेकिन वैसे समझा जाता है जनरली, आम परिस्पेक्टिव में। तो आई होप सो ये बैलेंस बनाया गया है पावर्स का, इसलिए तीन हिस्सों में हुकूमत को जो है उसकी जो ताकत है उसे डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो जैसे हमने बात की एग्जेक्टिव में जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, जो एग्जेक्टिव हैं, जो हेड हैं, जिन्हें चीफ एग्जेक्टिव भी कहा जाता है मुल्क का, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें वो पावर सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है। और लेजिस्लेचर जो है वो आगे हम जाके देखते हैं, इसके दो हाउसेस हैं, उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, जुडिशरी किस तरह काम करती है। और जो है मीडिया जो है वो, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया। द फर्स्ट पिलर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द एग्जेक्टिव, जिसे कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे हम कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट, या इंतजामिया भी इसे कह सकते हैं। ये हुकूमत का एक पिलर है। अच्छा, थोड़ा सा गलत उलाम ये है कि इसे ही सिर्फ हुकूमत समझा जाता है पाकिस्तान में। ये मैंने सिंगल ग्राफ इसलिए बनाया ताकि आपको इसकी कंप्रीहेंसिव जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके।
तो इसे ये हुकूमत ये सिर्फ हुकूमत नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो अकेली हुकूमत नहीं है, बल्कि वो हुकूमत का एक पिलर है, हुकूमत की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड ऑफ द कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट है, उनके अंडर आती है हुकूमत। हुकूमत के तीन पिलर हैं, और जिनमें से जो रेड कलर वाला पिलर है उसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव। और इस एग्जेक्टिव के जो हेड हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव है ऑफ द कंट्री पे कहलाते हैं, या इसके जो सबसे बड़े हेड हैं। और प्राइम जो लफ्ज़ है ना, तो अच्छा इस पे मैं बाद में आता हूँ। तो इसके जो हेड हैं वो कहलाते हैं चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, और उन्हें जो है वो लीगल टर्म में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हुकूमत के मिनिस्टर होते हैं, उन मिनिस्टर्स में एक जो है वो बड़ा या आज़म मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम का मतलब होता है आज़म, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। तो वो आज़म मिनिस्टर जो होता है वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। वो एक्चुअली जो है वो चीफ एग्जेक्टिव है इस पूरी बॉडी का। इसलिए और मिनिस्टरों में वो सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, आज़म मिनिस्टर होता है, आज़म वजीर होता है, इसलिए वजीर आज़म उसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा वजीर। तो और उसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और दूसरा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे अगर शुरू में उसके जो है वो देखें, तो उसमें जो पाकिस्तान का जो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का हकीकी हुक्मरान या बादशाह या हकीकी जो है वो मालिक कौन है, तो लिखा हुआ है पाकिस्तान के आइन के इब्तिदा में कि हमारे मुल्क का हकीकी बादशाह या मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात है। और यहाँ पे जो लोग होंगे वो उसके नुमाइंदे के तौर पे जो है वो टेम्परेरी जो है वो यहाँ का निज़ाम जो है वो इस मुल्क का चलाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे मुल्क का जो हकीकी मालिक हुक्मरान या बादशाह है वो अल्लाह ताला है। और यहाँ पे जो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे नुमाइंदे जो हैं वो उस निज़ाम को चला रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि और मुल्क में जो है वो जो हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और जो बहुत सारे वजीर हैं, वजीरों में सबसे बड़े जो वजीर आजम है, जो आजम वजीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। और जो चीफ एग्जेक्टिव भी हैं पूरी, और जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी इंतज़ामिया है, जितना भी नज्म व नस्क चल रहा है मुल्क का, वो सारी की सारी इनके अंडर होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। इसलिए इनके पास सबसे ज़्यादा, मतलब फिजिकली इन रियल टर्म सबसे ज़्यादा जो है वो इख्तियारात होते हैं। तो आइन की कुछ बात कर लेते हैं। आइन के जो है पार्ट 3 में द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया गया, और वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है वो डील करता है एक्सक्लूसिवली फेडरल गवर्नमेंट को। अब चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 90 वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है। जरा आइन की जुबानी हम पढ़ते हैं। वो कहता है subject to constitution, the executive authority of federation shall be exercised in the name of president by the federal government, consisting of the prime minister and the federal minister, which shall act through the prime minister, who shall be the chief executive of the federation. In the performance of his function under constitution, the prime minister may act either directly or through the federal ministers. अच्छा, पाकिस्तान का जो सरबराह है, जो एक्चुअल में पाकिस्तान का इस टाइम जो है वो सरबराह है, जो हेड है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक वजीरों में से एक बड़ा वजीर है, क्योंकि एक्चुअली इख्तियारात उसके पास हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे एक अलामती कहा गया है कि जो स्टेट है उस, क्योंकि जो मुल्क है उसका सरबराह सदर है, तो सदर के जो इख्तियारात हैं वो वजीर आजम इस्तेमाल करेंगे, अपने वजीरों के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें, और डायरेक्टली जो खुद भी वो एक्सरसाइज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो उन्हें पावर्स मिली हैं, जैसे एक वजीर होता है उसे पावर जो है वो बादशाह ही देता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे पुराने जमाने की बात करें, अगर 10 वजीर हैं एक बादशाह के, तो जो जो एक वजीर उनमें से बहुत ज्यादा अच्छा है, जो सीनियर है, सुपीरियर है, तो उसे अच्छा सीनियर सुपीरियर तो बादशाह ने बनाया है ना। तो इस तरह यानी उसे वजीर आजम तो बादशाह ने बनाया, एक्चुअल पावर तो बादशाह ने दी हुई है। तो पाकिस्तान की टर्म में तो एक्चुअल जो जो मुमलिकत है, मुमलिकत मीन जो मुल्क है उसके जो सरबराह हैं वो तो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, यानी प्रेसिडेंट ने उन्हें जो है पावर दी हुई है। आइन ये कहता है कि आपकी अपनी पावर्स नहीं है, बल्कि ये पावर्स प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से ये कहता है कि वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं कि वो सारी जो है वो खुद ही काम करें, बल्कि वो और बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स भी रख सकते हैं जो पावर्स जो हैं वो उन्हें एक्सरसाइज करेंगे और उनके जरिए मुल्क का नज्म व नस्क जो है वो चलाएंगे।
तो पेपर में अगर आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइन का आर्टिकल 90 डील करता है फेडरल गवर्नमेंट को, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, और वहाँ पे आपने ये रेफरेंस जरूर देना है। तो हुकूमत का जो एक मेन पिलर है, जिसे हम एग्जेक्टिव ब्रांच भी कहते हैं, एग्जेक्टिव पिलर भी कहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुल्क के जो सरबराह हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और जो चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, या हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाते हैं, हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो उनके अंडर एक बॉडी है जिसका नाम है फेडरल कैबिनेट, मतलब काबीना, वफाकी काबीना जिसे कहते हैं, अक्सर आप ये लफ्ज भी सुनते होंगे। जो फेडरल कैबिनेट है या वफाकी काबीना है, ये क्या है इसे आगे जाके देखते हैं। इस वफाकी काबीना के अंडर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आ जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का पूरा ऑफिस आ जाता है। काबीना डिवीजन इसके अंडर है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एक है, डिवीजन है, ये इसके अंडर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी मिनिस्ट्रीज और डिवीजन जो है वो कैबिनेट जो है वो फेडरल कैबिनेट के अंडर हैं। तो कैबिनेट क्या है इसे हम देखते हैं। वो कहते हैं कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान इज अ फॉर्मल बॉडी कंपोज्ड ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल चूजन एंड लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कौंसल नहीं होती, जैसे कौंसल होती है, कमेटी होती है, मतलब हमने एक पीपल्स का ग्रुप बना दिया और उसे हमने कह दिया ये कमेटी है या कौंसल है। तो इस तरह एक परमानेंट, तो अक्सर ये लफ्ज यूज होते हैं, कौंसल भी लफ्ज यूज होता है, जो है वो कैबिनेट भी यूज होता है लफ्ज किसी कमेटी के लिए, सिंडिकेट भी लफ्ज यूज होता है। तो इस तरह असेंबली भी लफ्ज यूज होता है। मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। तो अक्सर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मतलब हम कल को हम बना लेते हैं कि एक XYZ यूनिवर्सिटी हम बना लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान। अब हम सोचेंगे कि उसकी जो हेड, जो उसके अंदर दो बॉडी होनी चाहिए। एक बॉडी का जो सरबराह है वो वाइस चांसलर होना चाहिए, और एक एक बॉडी का सरबराह जो है यूनिवर्सिटी का वो रजिस्ट्रार होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि एक बॉडी का क्या नाम रखें, तो हम कहते हैं यार कैबिनेट अच्छा लफ्ज है, कैबिनेट हम उस बॉडी का नाम रख लेते हैं। जो वाइस चांसलर के अंडर बॉडी होगी उसे वाइस चांसलर की कैबिनेट कहेंगे। और इस तरह जो दूसरी बॉडी होगी उसे हम कह सकते हैं, हम उसे सिंडिकेट का नाम दे सकते हैं, या हम उसे कौंसिल का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो कैबिनेट है वजीर आजम की अंडर जो बॉडी है, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जो मिनिस्टर्स कहलाते हैं, तो इसे उन्होंने नाम दिया हुआ है कैबिनेट का, काबीना का। तो क्योंकि ये पाकिस्तान की बॉडी है, किसी छोटी यूनिवर्सिटी की या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, तो इसलिए इसे कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान भी कह देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक रवायती बॉडी है जिसका नाम कैबिनेट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो जैसे मिनिस्टर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जितनी वजीर आजम की मर्जी है वो उतने लोगों को इस काबीना के अंदर जो है वो रख सकता है। तो ये सारी काबीना एक बॉडी जो वजीर आजम के अंडर काम करती है, वजीर आजम इस बॉडी को लीड करते हैं, उसे लेकर चलते हैं, इसे कैबिनेट कहते हैं। मुझे ये बताएं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आगे वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इसका चैप्टर 3 डील करता है द फेडरल गवर्नमेंट को, और आर्टिकल 91, ये देखें तरतीब एक सिमेट्री चल रही है। आर्टिकल 90 जो था वो उसकी बात कर रहा था, ऊपर आपने देखा एग्जेक्टिव की, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था, वो फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा था। आर्टिकल 90 जो है, 91 बात कर रहा है कैबिनेट की। वो कह रहे हैं देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। वो कहते हैं कैबिनेट जो मुश्तमिल होगी वो मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल होगी, और इसके जो हेड होंगे, इस काबीना के जो इस बॉडी के हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ये मतलब ये मदद देगी, जैसे वजीर सॉरी जो सदर पाकिस्तान है, जो ये मदद देगी उन्हें मुल्क का नज़म जो है वो नज़्मो नस्क चलाने में, या जो मुल्क के फंक्शन जो है परफॉर्म करने में, ये जो पूरी बॉडी है मदद देगी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक हेड, एक पूरे मुल्क के सरबराह हैं प्रेसिडेंट, और उनके प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है पूरी मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट, और उस मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट है उसके जो सरबराह हैं वो वजीर आजम हैं। तो वजीर आजम प्लस उनके जो मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, जब मिल के काम करेंगे, जिस बॉडी में मिल के काम करेंगे, जो बॉडी मुश्तमिल होगी उसे कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी जो है मुल्क का नज़्म व नस्क चलाएगी और मदद देगी, मतलब पाकिस्तान को चलाने में, और मदद देगी जो सदर पाकिस्तान है उन्हें,
कि मुल्क के जो उनके बिहाफ पे मुल्क के तमाम फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किया जाए, मुल्क को जो है वो आगे लेके जाया जाए। तो आगे वो कहते हैं कि द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। सिर्फ सदर पाकिस्तान के अंडर ये या उनके बिहाफ पे जो है वो ये मुल्क का नज्म नस्क नहीं चलाएंगे, बल्कि ये कैबिनेट जो है वो मिनिस्टर्स पे तो मुश्तमिल होगी, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे भी मुश्तमिल होगी। आगे जाके मैं बताता हूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं। शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। मतलब आप जैसे हमने पहले देखा कि हमारी दो बॉडीज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। आगे जाके इसे पढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में। तो वो कहते हैं कि ये एक तो सदर जो कैबिनेट होगी, जो काबीना होगी वजीर आजम की, एक तो इन दो बॉडीज को जवाबदेही भी होगी, इनके बिहाफ पे हुकूमत भी करेगी, और दूसरा ये सदर को भी मदद देगी और इन दो बॉडीज को भी मदद देगी, या उनके बिहाफ पे कह लें या उनकी तरफ से कह लें, इस तरह से। तो मतलब प्रेसिडेंट प्लस सेनेट प्लस नेशनल असेंबली, इन तीनों के बिहाफ पे जो प्रैक्टिकली तौर में फील्ड में जो है वो फोर्स ही कह लें या जो फील्ड में जो है वो काम करेगी, वो कैबिनेट करेगी, जो एक्चुअली पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चलाएगी। इमरान, आपके माइक का मसला है, सॉरी, आपके आपके जो है वो सिग्नल्स का मसला है। मेरे पास शो हो रहा है कि आपकी बैंडविड्थ कम है। तो बाकी आप प्लीज जो लोग हैं, पहले आप अपनी जो है वो इंस्ट्रूमेंट चेक किया करें कि आप क्या वो सही है या नहीं। यहाँ पे बहुत सारी इंटरप्शन होती है, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। आप पहले अपनी चेक किया करें टेक्निकल चीज़ें। हमारे एंड पे कोई मसला नहीं है। ये जनरल चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हम पाकिस्तान के निज़ाम चलाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप अपने ही इंटरनेट का और एक मोबाइल का निज़ाम नहीं समझ सके, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट कि फिर आप पाकिस्तान का निज़ाम कैसे समझेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट। मैं बहुत परेशान होता हूँ अगर आप मतलब अगर आप अपने ही चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हम मुल्क की मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। और ये सिंपल चीज़ें हैं, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके सिग्नल्स कितने हैं, आपका नेटवर्क कितना है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, एंड यू आर कंटिन्यूसली इन क्लास सेइंग दैट कि हमारे एंड पे इशू नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा, हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल क्लास और प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, ना कि हम एक चाहे वो फिफ्थ क्लास में बैठे हुए हैं और हम गपशप कर रहे हैं। और अगर किसी का माइक जो है वो अनम्यूट हुआ और उसे ये भी ना पता चला कि उसका माइक अनम्यूट है, तो मैं उसे अगले 3 लेक्चर्स में नहीं आने दूंगा। तो जो काबीना है, जो एक्चुअली अमली तौर पे जो फोर्स है, मतलब अमली तौर पे जो बॉडी है, जो लोगों का मजमुआ है, जो सदर पाकिस्तान प्लस नेशनल असेंबली प्लस जो सेनेट है, उस उनके बिहाफ पे एक्चुअल प्रैक्टिकली तौर पे काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस, वो कहलाती है काबीना। उसके लोग कहलाते हैं वजीर, और उसका जो हेड कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक्चुअल में नेशनल असेंबली के लोग सारे के सारे एमएनए तो काम नहीं कर रहे होते, या सारे सेनेटर तो काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, या सदर पाकिस्तान तो आगे काम नहीं कर रहे होते, या उनकी अपनी तो और कोई टीम नहीं है। मतलब ये यही वो टीम है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों की, जो एक टीम है सदर पाकिस्तान के बिहाफ पे काम कर रही है, ठीक है। और यही वो टीम है जो, सादा जुबान में यही वो टीम है जो सेनेट और नेशनल असेंबली के बिहाफ पे काम कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट, और इन्हें तमाम इख्तियार दे दिए गए हैं, और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली तौर पे निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा, फेडरल कैबिनेट की अगर बात करें तो इसके अंडर हैं, जैसे हम ऑलरेडी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, वफाकी काबीना के नीचे आती हैं मिनिस्ट्रीज, और मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं डिविजन्स। एंड डिवीजन जो है वो डायरेक्ट फेडरल कैबिनेट के अंडर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी मिनिस्ट्री के ही अंडर हों। और उसके बाद इनके नीचे आते हैं अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। इन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होती हैं ऑटोनोमस बॉडीज और बाकी चीज़ें। हम थोड़ा सा फिर जो है वो फेडरल कैबिनेट की अगर बात कर लें,
और यहाँ पे हम आते हैं वही चैप्टर नंबर 3 और आर्टिकल 92, वो बात कर रहा है फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। जो फेड हमने पहले प्राइम मिनिस्टर की बात की, कैबिनेट की बात की, अब आ जाते हैं मिनिस्टर्स की एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। आर्टिकल 92 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द फेडरल मिनिस्टर्स and Minister of State from amongst the member of Majlis Shura on the advice of the Prime Minister। वो आइन का आर्टिकल नंबर 92 ये कहता है कि जो सदर पाकिस्तान है वजीर आजम पाकिस्तान की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट करेंगे। किन लोगों को अपॉइंट करेंगे? कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जो मजलिस मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, उन्हें जो है वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे सदर पाकिस्तान। मतलब सादा जुबान में, सादा लफ्जों में वजीर आजम कहेंगे कि ये लोग जो हैं वो, इन्हें सदर पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैं सजेस्ट करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ इन 15 लोगों को 15 मिनिस्ट्रीज दे दी जाए। मतलब एक को पानी का वजीर बना दिया जाए, एक को बिजली का वजीर बना दिया जाए, एक को सड़कों का वजीर बना दिया जाए। तो फिर सदर पाकिस्तान जब वजीर आजम की दरख्वास्त देखेंगे कि उन्होंने 15 लोगों को रिकमेंड किया है, तो उस पर साइन कर देंगे और 15 लोगों को डिक्लेयर कर देंगे, फेडरल मिनिस्टर जो है वफाकी वजीर बना देंगे। सिंपल इसका ये मतलब है। अच्छा, जो 15 लोग होंगे वो कहाँ से होंगे? वो पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, मतलब वो पार्लियामेंट से ही होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो लाहौर से किसी बंदे को कहें कि जी ये बंदा मेरा दोस्त है तो इसे बना दें चाहे आप मिनिस्टर। ऐसे नहीं हो सकता, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। मिनिस्टर बनने के लिए लाजमी है कि वो शख्स, वो इंसान जो मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट क्या होती है आगे से जाके हम देखते हैं। आगे वो कहते हैं कि प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु आर मेंबर ऑफ द सेनेट शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स। अच्छा, एक होता है फेडरल मिनिस्टर और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो डिवीजन का सरबराह होता है और फेडरल मिनिस्टर जो है वो मिनिस्ट्री का सरबराह होता है। एक मिनिस्ट्री में जो है वो कई डिवीजन भी आ सकते हैं और एक एक जो है मिनिस्ट्री में एक डिवीजन भी हो सकता है। मजीद तफसीलात के लिए आपको ये पिछला लेक्चर जो है वो इस सीरीज का सुनना होगा। आगे वो कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अब ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम की ख्वाहिश करें कि जी 100 लोग, अच्छा आइन में कोई खास हद नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन या बार लगाई हुई गई है, ये नहीं है कि वजीर आजम ख्वाहिश करें कि 100 लोगों को जो है वजीर बना दिया जाए। ऐसे नहीं होगा। आइन ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके जितने मेंबर हैं उसके मैक्सिमम जितनी स्ट्रेंथ है शेल नॉट एक्सीड 11%। उसके जितने मेंबर हैं उनके 11% से ज्यादा जो है वो मिनिस्टर्स नहीं बनने चाहिए या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो नहीं बनने चाहिए। और ऊपर ये कहता है कि प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु आर मेंबर ऑफ द सेनेट शेल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स। जितनी सेनेट में तादाद है 1/4 अगर उसका करें, उससे ज्यादा जो है वो मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो नहीं बनने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सेनेट की 100 सीट्स हैं तो मैक्सिमम 25, मतलब 25 लोग ही वजीर या मिनिस्टर फॉर द स्टेट बन सकते हैं। इससे ज्यादा 25 लोगों से ज्यादा जो है वो नहीं बन सकते। हम यहाँ पे देखा है वो ये कह रहे हैं फेडरल कैबिनेट के अंडर मिनिस्ट्रीज आती हैं, उसके बाद डिविजन्स आते हैं, डिविजन्स के अंडर जो है वो डिपार्टमेंट्स आते हैं। ये हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। और जो डिवीजन का सरबराह होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और जो मिनिस्ट्री का सरबराह होता है ही इज कॉल्ड द फेडरल मिनिस्टर। अच्छा, फेडरल मिनिस्टर जो है वो किस तरह काम करता है, उसकी हिरारकी क्या होती है? तो सबसे पहले तो फेडरल मिनिस्टर अगर कोई है तो उसके अंडर कई डिवीजन हो सकते हैं। उस डिवीजन का सरबराह फिर मैं बताता चलूँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाएगा। लेकिन अगर एक फेडरल मिनिस्टर है, एक कोई भी मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, एक जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, ठीक है, इसका फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ये कहलाएगा। तो इसके अंडर एक फेडरल सेक्रेटरी होगा, इसे हम कह सकते हैं सेक्रेटरी इंटीरियर हम कह सकते हैं। इस सेक्रेटरी के अंडर जो है वो एक और सेक्रेटरी होगा इससे एक स्केल नीचे, जो कहलाएगा एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, ये फेडरल सेक्रेटरी के अंडर होगा एडिशनल सेक्रेटरी। ये एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर जो उसका ऑफिसर होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कहलाएगा, और इस तरह उसके अंडर जो होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी कहलाएगा।
ये 18 स्केल का आई थिंक होगा डिप्टी सेक्रेटरी, और इसके नीचे जो होगा ये सेक्शन ऑफिसर कहलाएगा। जो सीएसएस करते हैं, जो जो एलोकेट नहीं हो सकते किसी और जगह पे, जो हुकूमत में कैबिनेट डिवीजन में जाके या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जाते हैं, तो वो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। मतलब वो किसी कैबिनेट डिवीजन में किसी एक छोटे से सेक्शन का जो है उन्हें ऑफिसर बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है 17 स्केल में, तो वो कहलाते हैं सेक्शन ऑफिसर। फिर वो तरक्की करते करते 22वें स्केल तक जाते हैं, तो ये फेडरल सेक्रेटरी जो होता है वो ये 22वें स्केल का होता है। और इससे ऊपर जो होता है वो मिनिस्टर होता है, ये तो इलेक्टेड पर्सन ही हो सकता है। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स या डिविजन्स की हम लिस्ट देख लेते हैं इस टाइम जो मौजूद है आज की डेट में। करंट फेडरल मिनिस्टर्स कौन से हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन से हैं हमारे पास। अच्छा, ये 3 लिंक्स हैं, आप इन्हें इसलिए मैंने स्लाइड्स में रखे हैं, आप इन्हें वहां पे क्लिक करके खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन लिंक्स को आप देख लीजिएगा, जरूर इन्हें स्टडी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें फेडरल मिनिस्टर्स की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल असेंबली की, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये फेडरल मिनिस्टर हैं इस टाइम। अब जैसे शीरी रहमान, ये क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर है। अच्छा, ये हर वजीर आजम की मर्जी है कि वो जितनी मिनिस्ट्री जिस नामों से रखते हैं। जैसे कल को कोई आए और वो रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द फ्री, रख दे, एंटरटेनमेंट भी रख सकता है। तो जितना उनको दिल करता है जो मर्जी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सैलाब है, कुछ भी रख सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो आके कौन सी मिनिस्ट्री किस नाम से रखता है, उसके अंडर किस किस डिपार्टमेंट को उसके अंडर दे देता है। तो जैसे ये हैं, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है एक इदारा एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, ये उसके हेड है, इन्हें एक मिनिस्ट्री दी हुई है। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इनके पास है। कॉमर्स के वजीर ये हैं। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो असद महमूद है, देख रहे हैं। अच्छा, ये मजे की बात है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और एक मिनिस्ट्री ऑफ जो है फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, जो मिफ्ता इस्माइल के पास है, एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। कॉमर्स से अलहदा डील हो रही है, इकोनॉमिक अफेयर अलहदा डील हो रही है। उसके बाद ये इस तरह इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, अब देखें ये एक अलहदा मिनिस्ट्री है, सेम नाम है, हालांकि कॉमर्स भी है, इकोनॉमी फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री, और जो है वो कामर्स भी है। आप मुझे बताएं कि ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं, कामर्स और जो है इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह थोड़ी सी उन्होंने सेग्रीगेट कर दी है। तो इंटर सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये स्पेशल मिनिस्ट्री है इनके पास। तो इस तरह ये जो है काफ़ी सारे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक मिनिस्ट्री रखी हुई है। तो ये पावर है, ये वापडा जिसके अंडर आता है। तो रेलवे की एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, रेलवे इतना बड़ा इदारा है कि उसे चलाने के लिए एक मिनिस्ट्री है सिर्फ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो 33 हुकूमत के इस टाइम वजीर हैं। तो ये हुकूमत ने जो मतलब ये सारे लोगों को नवाजा हुआ है। तो इस तरह हर कोई जो भी हुकूमत आती है, इससे पहले वो ज्यादातर उनका काम मिनिस्टर बनना ही होता है, नवाजना ही होता है। अब ये 33 लोग जो है काबीना, इन 33 लोगों पे काबीना मुश्तमिल है। ये सिर्फ फेडरल मिनिस्टर हैं। अच्छा, जो काबीना है उसमें फेडरल मिनिस्टर भी होंगे, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स भी होंगे, और एडवाइजर्स भी हो सकते हैं जिसे मुशीर कहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई, जैसे नदीम है,
अब नदीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वजीर आजम जो है अगर नदीम को जानता है इसकी एबिलिटीज को, तो वो नदीम को अपना एडवाइजर भी रख सकता है फौरी तौर पे, चाहे शाम को ही रख ले, अगले दिन ही रख ले। तो एडवाइजर कोई भी बन सकता है। तो इस तरह ये जो मिनिस्टर्स हैं या इनके आगे एडवाइजर्स हैं, या वजीर आजम है उसके भी बहुत सारे एडवाइजर हैं, तो ये सारे काबीना के अंदर ही होते हैं। उनकी सैलरीज भी होती हैं बाकायदा, हर चीज़ होती है। तो वजीर आजम पे डिपेंड करता है, जितने माजी एडवाइजर रख ले। जैसे पुराने ज़मानों में बादशाह जो है वजीर रखते थे और इसके अलावा मुशीर भी रखते थे। बादशाहों को खुद तो नहीं पता होता था, तो इस तरह जो है वो दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में यही स्ट्रक्चर होता है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हें मुशीर रख लिया जाता है। तो ये देखें जो है, जैसे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस टाइम 7 है हमारे पास आज की डेट में। फाइनेंस एंड रेवेन्यू की हैं एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी दो डिवीजन है इसके पास, फाइनेंस भी है डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन दोनों जो है। आयशा गौस पाशा ये एमएन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। हिना रबानी खर फॉरेन अफेयर की हैं। ये डिवीजन है पूरे का पूरा, इंटीरियर, लॉ, पेट्रोलियम, पावर, डिफेंस। तो इस तरह ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मैंने लिंक्स वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो करंट आज की डेट में, जैसे मिनिस्ट्रीज मैंने आपको बताया, मिनिस्टर जो है इस टाइम 33 हैं। 33 का मतलब है हुकूमत ने 33 मिनिस्ट्रियां बनाई होंगी। मतलब फेडरल मिनिस्टर जो है 33 हैं, तो इसका मतलब मिनिस्ट्री का सरबराह होता है ना मिनिस्टर, तो वो 33 हैं। ठीक है, अब 33 जो है वो उनके आगे फिर डिविजन्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। अब जो डिवीजन का सरबराह होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अब देख लेते हैं, पहला जो है वो कैबिनेट डिवीजन है, ये तो वजीर आजम के अंडर ही आता है। ठीक है, इसका हेड वजीर आजम ही है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसके आगे ये डिवीजन दिया हुआ है, एक ही डिवीजन है, मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी कॉमर्स डिवीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का भी एक डिवीजन है। तो यहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का भी इंटीरियर डिवीजन है। तो यहाँ पे जो है वो ये आगे इन मिनिस्ट्रीज के जो आगे डिवीजन दिए हुए हैं, जैसे ये देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, इसके आगे जो है वो दो डिवीजन दिए हुए हैं, फाइनेंस डिवीजन एंड रेवेन्यू डिवीजन। तो आई थिंक इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को अलहदा कर दिया होगा इससे। इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू है इसका नाम। हाँ देखें ना, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो उससे हटा दी गया। जो पिछला था वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर। इन्होंने इकोनॉमिक अफेयर को अलहदा कर दिया और इसके इसके इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को इसके अंडर कर दिया। तो ये मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स सब अलहदा है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो है वो एक सेपरेट पर्सन है, जिसके अंडर दो डिवीजन आते हैं। इन दो डिवीजनों की जो सरबराह है, दोनों डिवीजन एक ही जो है वो फीमेल को दिए गए हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहला रही हैं, डॉक्टर आयशा घोष पाशा। नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलहदा है, जैसे मैंने आपको बताया फेडरल मिनिस्टर अलहदा है। ये पिछला लेक्चर आई थिंक मैं बता चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल में कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है और फेडरल मिनिस्टर क्या होता है। तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एंड ये हैं फेडरल मिनिस्टर, और साथ जो कैबिनेट डिवीजन में जो जो मतलब ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी। और ये आगे जो डिवीजन्स हैं, एक मिनिस्ट्री के आगे कितने डिवीजन क्रिएट किए गए हैं, ये भी मैंने आपको, ये तीनों लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अब इन तीनों पे जो मुश्तमिल है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट सारे के सारे, प्लस करें इसमें फेडरल मिनिस्टर सारे के सारे। ठीक है, ये सब और प्लस अभी मैं एडवाइजर्स की लिस्ट नहीं लेके आया, जितने भी एडवाइजर्स हैं, मुशीर हैं, सारे के सारे, इन तीनों चारों लोगों को जमा करें तो फिर ये बनती है पूरी की पूरी कैबिनेट या कबीना। इन्हें जो लीड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर हैं। वापस हम अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे पहले मतलब जो कैबिनेट है उसके अंडर जो है वो मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री जैसे, और मिनिस्ट्री के अंडर डिविजन्स आते हैं। जो मिनिस्ट्री होती है उसका जो सरबराह होता है वो कहलाता है फेडरल मिनिस्टर। और जो डिवीजन होता है इसका जो सरबराह होता है वो कहलाता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर फॉर द स्टेट कहलाता है। और जो मिनिस्ट्री होती है उसका जो सरबराह होता है वो फेडरल मिनिस्टर कहलाता है। सिंपल सी बात है।
अच्छा, जो तीसरा पिलर है, सॉरी, जो दूसरा पिलर है, जो दूसरी आर्म है जो गवर्नमेंट की, वो कहलाती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन ला से लफ्ज निकला है, लीगल से लफ्ज निकला है। ये लेजिस्लेचर कानून साजी, कानून बनाना, कवानीन बनाना। तो लेजिस्लेशन किसका काम है? क्या हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसका काम है लेजिस्लेशन? तो अक्सर क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है? नहीं। अक्सर आप मीडिया में भी सुनते हैं तो वो कहते हैं लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत का काम नहीं है, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट यानी इंतजामिया का काम लेजिस्लेशन नहीं है। वो अक्सर ये भी बात करते हैं कि अदलिया का काम भी जो है वो लेजिस्लेशन नहीं है। इसका काम सिर्फ लेजिस्लेशन को रिव्यू करना है, वॉच करना है, उसे देखना है कि उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही। ठीक है, इसका काम जो है वो लेजिस्लेशन के ऊपर अमल करवाना है, उसे इन्फोर्स करवाना है मुल्क के अंदर। जो है जो है वो लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना इसका काम नहीं है। ठीक है। लेजिस्लेशन किसका काम है? वो है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का, कानून साज असेंबली का। तो पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके दो फ्लोर्स हैं, दो उसके हाउसेज हैं। उसे आगे हम जाके पढ़ लेते हैं वो कौन से हैं। सेनेट और नेशनल असेंबली, जिसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे जाके इससे मैं बताता हूँ। पहले आइन देख लेते हैं। आइन कहता है, आर्टिकल 50 डील करता है आइन, आर्टिकल 50, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है मजलिस शूरा। ये अरबी का लफ्ज़ है, मजलिस शूरा। तो जो खुलफा राशिदीन के दौर में भी मजलिस शूरा कहा जाता था। शूरा का मतलब है कि जो अकल, अहले फरासत, अहले हिकमत, जो हकीम, जो दानिश्वर लोग हैं, जो बहुत समझदार हैं, उस शूरा का हिस्सा होते थे। तो वहीं से ये नाम लिया गया था। जो हमारी जो पार्लियामेंट है, उसका नाम, उसे उर्दू में कहते हैं मजलिस शूरा, या अरबिक में मजलिस शूरा कहते हैं। अब ये पार्लियामेंट क्या चीज़ है, पार्लियामेंट इटसेल्फ क्या है? अक्सर हम टीवी पे लफ्ज़ सुनते हैं। आइन ये कहता है, देर शैल बी या मजलिस शूरा, पार्लियामेंट ये एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? हुकूमत की बॉडी है, ऑफ पाकिस्तान, कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। आईन पाकिस्तान ये कहता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे जिसे हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जिसे मजलिस शूरा भी कह सकते हैं, वो कह रहा है कि दो इसके हाउसेज होंगे। सिर्फ एक हाउस नहीं होगा, मतलब दो हाउसेज होंगे। मतलब इसकी ये सब दो बॉडीज इसकी होंगी, या दो इसकी कौंसल्स होंगी। ये दो हाउसेज पे मुश्तमिल होगी जो कानून साजी करेगी। जो पहला इसका हाउस है वो कहलाएगा नेशनल असेंबली, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा हाउस कहलाता है सेनेट या अपर हाउस। और इन दोनों के इश्तराक को, इन दोनों को मुश्तरका तौर पे कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कहा जाए तो इसका मतलब है उसके दो हाउसेज हैं, यानी उसकी दो सब बॉडीज हैं, जिस एक बॉडी का, या दो कौंसल्स हैं। एक बॉडी का नाम है सेनेट और दूसरी का नाम है नेशनल असेंबली। जैसे जैसे आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है ये हुकूमत का हिस्सा है, और हुकूमत के जो सरबराह हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो सेम इसी तरह जो प्रेसिडेंट के अंडर आती है पार्लियामेंट, जैसे प्रेसिडेंट के अंडर ही आते थे ना प्राइम मिनिस्टर और आगे उनकी काबीना, इसी तरह प्रेसिडेंट के अंडर ही आती है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के आगे दो हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। जो सेनेट है उसे अपर हाउस भी कहते हैं, अवाने जो है वो बाला भी कहते हैं उर्दू में। और जो नेशनल असेंबली है इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, ऐवाने जो है वो ज़ेरी भी से कहते हैं। इन दोनों ऐवानों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, और इस चीज़ को डील करता है आइन का आर्टिकल नंबर 50। जो नेशनल असेंबली होती है उसका जो सरबराह होता है, जो उसका जो हेड होता है वो कहलाता है स्पीकर। मतलब इसे स्पीकर का नाम दिया गया है। और जो सेनेट है उसका जो सरबराह होता है, जो उसका हेड होता है, वो कहलाता है चेयरमैन सेनेट या चेयरमैन। ठीक है। ये सारे नाम जो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए रखे गए हैं ताकि कंट्राडिक्शन ना हो, इख्तिलाफ ना हो। अगर सिंपल बात करते तो इसे ये भी कह सकते थे, सेनेट को इसे ये कह सकते थे अपर कौंसल, और इसे लोअर कौंसल भी कह सकते थे, या इसे अपर बॉडी भी कह सकते थे, लोअर बॉडी भी कह सकते थे, या इसे कौंसल 1 भी कह सकते थे, कौंसल 2 भी कह सकते थे। तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नाम है। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे जो सदर हैं उनके अंडर जो है वहाँ भी सेनेट कहते हैं। वहाँ अमेरिकी सेनेट ने ये बिल मंजूर कर दिया। ठीक है। तो इस तरह इंडिया में भी जो है वो यही सेनेट का नाम यूज़ किया जाता है। तो मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनमें मुख्तलिफ जो है वो ये सेनेट जो है, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो बॉडीज़ होती हैं,
तो उनमें भी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूट्स की, वहाँ भी सेनेट या सिंडिकेट कहा जाता है उन्हें। ठीक है, आप कल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक छोटी सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जैसे ईदी फाउंडेशन है। ईदी फाउंडेशन भी अपनी हेड काउंसिल को सेनेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक नाम है, एक मतलब। तो इसे सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये अपर हाउस है, ये ऐवान बाला है, और ये ऐवान ज़ेरी है। इन दोनों से मिलकर बनती है मजलिस शूरा, कलेक्टिवली तौर पे या पार्लियामेंट। यानी कानून साज असम्बली जो है वो एक ऐसा फोरम है, एक ऐसी बॉडी है जिसके दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, जिसे सेनेट कहते हैं, जिसे अपर हाउस कहते हैं। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें जनरल लोग बैठे हैं, आम लोग बैठे हैं, उस हिस्से को कहते हैं नेशनल असेंबली। तो इसीलिए जब इलेक्शन होते हैं वो उसे नाम दिया जाता है जनरल इलेक्शंस का, यानी आम लोगों को चुनकर जो है वो इस लोअर हाउस में यानी नेशनल असेंबली में पहुंचाया जाता है, जिसे कहते हैं एमएनएस, मेंबर नेशनल असेंबली। यहाँ पे आने के लिए आपको जो है जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और फिर आप मेंबर नेशनल असेंबली बन पाते हैं, जिसे एमएनए कहते हैं। ठीक है, फिर जब आप इस असेंबली का हिस्सा हो जाते हैं, तो जो सेनेट है, यहाँ इसके जो लोग हैं वो सेनेटर्स कहलाते हैं। तो जैसे हमने देखा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके दो फ्लोर्स हैं, मतलब दो उसके घर हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली, और तीसरी जो है प्रोवेंसेस जो हैं, प्रोवेंशियल असेंबलीज भी मौजूद हैं। आइन जो है वो सूबे की हद तक उन्हें भी लेजिस्लेशन करने का इख्तियार देता है, कानून साजी करने का इख्तियार देता है। जैसे सबसे पहले पंजाब असेंबली है, सिंध असेंबली है, और बलूचिस्तान असेंबली है। ये अगर कानून साजी करती है तो ये कानून पूरे सूबे पे एप्लीकेबल होगा, ये कानून पूरे पंजाब पे एप्लीकेबल होगा, कानून पूरे सिंध पे एप्लीकेबल होगा। तो सूबे की हद तक जो कानून साजी होगी, और वहाँ की जो सूबाई असेंबली है वो उसका ये काम है कि वो सूबे के लिए कानून साजी परफॉर्म करे या कानून बनाए। तो आइन में जो है, अब देख लेते हैं, हमने पार्लियामेंट की बात कर ली, अब आइन का आर्टिकल 51 बात करता है नेशनल असेंबली के बारे में। ये किस चीज़ों पे कंप्राइज होती है उसे हम देख लेते हैं। वो कहते हैं There shall be 336 seats for member in National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims. वो कहते हैं there shall be 336, वो 336 जो है वो सीट्स होंगी टोटल नेशनल असेंबली की, यानी पाकिस्तान में टोटल जो एमएनएज होंगे वो 336 होंगे, जिनमें औरतों की भी मखसूस नशिस्तें होंगी, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी मखसूस नशिस्तें होंगी। वो कह रहे हैं कि a person shall be entitled to vote if he is citizen of Pakistan। कोई भी इंसान पाकिस्तान में एमएनए बन सकता है, उसके लिए ये शर्तें हैं, ये पूरी करेगा तो एमएनए बनेगा। वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, कोई दूसरे मुल्क का तो बंदा आके यहाँ एमएनए नहीं बन सकता। दूसरा वो कहता है ही इज नॉट लेस देन दी 18 ईयर ऑफ एज, कोई बच्चा भी एमएनए नहीं बन सकता। ठीक है, हिज नेम अपेयर ऑन द इलेक्टोरल रोल, एंड ही इज नॉट डिक्लेयर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। कोई भी जो जो ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो वो भी जो है वो एमएनए नहीं बन सकता। ठीक है, यानी आपका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए एमएनए बनने के लिए, हाजिर होना चाहिए। तो दूसरा, नेशनल असेंबली में कितने लोग जो हैं वो किस किस सूबे से होंगे, कितनी सीट्स होंगी, आइन में ही ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। 326 हमने पीछे पढ़ा है, 336। वो ये कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे जो है वो आई थिंक 336 कुछ शायद रिजर्व सीट्स हैं। ये दोनों मैंने एक ही आइन के डॉक्यूमेंट से लिए हैं। तो बलोचिस्तान में जो है वो 16 सीट्स हैं जनरल सीट, जिन पे लोग इलेक्ट होके आएंगे। वुमेन सीट्स हैं, ये 4 सीटों पे सिर्फ लोग ही लड़ सकेंगे, जैसे आपकी मखसूस सीट्स हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही कम्पीट कर सकती हैं। तो टोटल सीट्स हैं 20 बलोचिस्तान की। केपी की 55 सीट्स हैं, पंजाब की 173 है, सिंध की 75 है, और फेडरल कैपिटल की जो इस्लामाबाद का एरिया है वहाँ के लिए 3 सीटें जो है वो मखसूस की गई हैं। तो ये टोटल 326 सीट्स बनती हैं। आई थिंक इसके अलावा जो कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, वो इलेक्ट होके नहीं आते, बल्कि नॉमिनेट करते हैं, तो 10 सीटें आई थिंक वो होंगी, तो इसलिए ये मिला के बनते हैं टोटल 336। जो दूसरा फ्लोर है पार्लियामेंट का, उसे कहते हैं सेनेट,
Senate is a body which represents the provincial and other territories of the country and promote a feeling equality, peace, and harmony, which is so essential for the growth and prosperity of nation. Thus, the Senate over the year has emerged as an essential organ and stabilizing factor of the Federation of Pakistan. हाँ, आई थिंक 10 सीट्स जो हैं वो मिनॉरिटीज की हैं, जहाँ पे शायद वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी या यहाँ मैं पेश नहीं कर सका। तो यहाँ पे वो देखे, जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है, तो बलोचिस्तान के पास सिर्फ 20 सीट्स हैं, ठीक है। केपीके के पास सिर्फ 55 सीट्स हैं, और पंजाब के पास 173 सीट्स हैं। मतलब 20 बलोचिस्तान की, 20 5 100, और यानी कि पंजाब के पास 7 8 गुना ज्यादा सीट्स हैं बलोचिस्तान से। और ये रकबे में सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब आबादी में सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। सिंध में जो है वो 75 सीट्स हैं, इसके बाद 75 सीट्स हैं। तो इस तरह मतलब अब ये बैलेंस तो नहीं रहेगा ना। हुक्मरान तो हमेशा पंजाब, मतलब पंजाब पंजाब से ही होगा, और फेडरल कैपिटल के पास 3 सीट्स हैं। तो इस चीज को बैलेंस कैसे बनाया जाए? मतलब इस दफा तो हर जो बड़ा सूबा है जहाँ आबादी ज्यादा, तो हर दफा उसी सूबे से जो है वो चीजें होंगी, और जो भी हुक्म वजीर आजम बनेगा वो पंजाब असम सॉरी पंजाब से आएगा, और पंजाब के लोगों के लिए काम करेगा। तो इस चीज का बैलेंस बनाने के लिए जो है वो दूसरा फ्लोर इसलिए रखा गया है, जिसे सेनेट कहते हैं। जो सेनेट है, यहाँ पे जो है वो आबादी की बुनियाद पे सीटें नहीं होंगी। नेशनल असेंबली में सीटें हैं आबादी की बुनियाद पे, सेनेट में सीटें हैं जो है वो सूबों की बुनियाद पे, इक्वेलिटी की बुनियाद पे, बराबरी की सतह पे जो है वो सीट्स रखी गई हैं सेनेट में। हर जो सूबा है, चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है, ठीक है, चाहे उसकी आबादी ज्यादा है या कम है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ही आएंगे जो नॉमिनेट होंगे, इलेक्ट होके नहीं आएंगे, जो नॉमिनेट होंगे, और वो जो है वो सेनेट का हिस्सा बनेंगे। हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, उनकी डिटेल भी समझ लेते हैं। आइन का आर्टिकल 59 डील करता है सेनेट को। द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96। वो कहता है कि सेनेट जो है, इसके टोटल जो मेंबर्स होंगे वो 96 होंगे। 14 शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। हर सूबे से जो है वो 14 होंगे। 2 ऑन जनरल सीट्स एंड 1 वुमन 1 टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग आलिम। वो कह रहे हैं कि जो टेक्निकल लोग होंगे वो भी होंगे, औरतें भी होंगी, जो आम सीटें हैं उन पे भी लोग होंगे। आगे हम जाके डिटेल में देख रहे हैं, देखते हैं, वो आलिम भी होंगे इसमें। हर तरह के लोगों को नुमाइंदगी दी गई है सेनेट में। आगे वो कहते हैं जैसे जो है वो अभी जो इमरान खान दौर की एक जिन्होंने एहसास प्रोग्राम और बाकी चीज़ें रन की, मुझे उनका नाम भूल गया है। तो इस टाइम वो जो है वो सेनेट की मेंबर हैं, जिन्होंने तमाम आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर को लीड किया, और तमाम चीज़ें उन्होंने परफॉर्म की, एहसास प्रोग्राम, स्कॉलरशिप और जितनी भी चीज़ें थी। डॉक्टर हैं आई थिंक वो फीमेल, तो वो सेनेट का हिस्सा है। तो इस तरह जो जो वो टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए उन्हें सेनेट का जो है हिस्सा बनाया गया है, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर। हाँ, सानिया निश्तर, एग्जैक्टली। जो सानिया निश्तर है, उन्हें उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसकी बेस पे जो है उन्हें सेनेट का हिस्सा बनाया है, यानी मेंबर सेनेट बनाया है। तो इस तरह सेनेट में जो है वो आलिम भी होंगे, टेक्निकल लोग भी होंगे। टेक्नोक्रेट कहते हैं टेक्निकल लोगों को, टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, और तमाम सूबों से इक्वल बेसिस पे होंगे। उसके बाद औरतों की भी फिक्स नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं। 4 वुमेन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। तो आगे ये बताता हूँ मैं। 4 टेक्नोक्रेट्स, 4 टेक्नोक्रेट्स होंगे। उलमा शैल बी इलेक्टेड बाय ईच प्रोविंशियल असेंबली, एंड फॉर नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, एंड 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस शैल बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये होंगे। जी, ये देखें इस तरह से है कि जो जो सेनेट है उसमें हमने देखा कि 96 सीट्स हैं, ठीक है। अब 96 सीट्स हैं, जो हर सूबे की जो सूबाई असेंबली है, जो सूबे की असेंबली है, वो असेंबली जो है उन लोगों को नॉमिनेट करेगी। वो बताएगी कि जब सेनेट में इस सूबे से, जैसे पंजाब है तो पंजाब असेंबली बताएगी, सिंध से सिंध असेंबली बताएगी कि सेनेट में जो है वो हमारे कौन कौन से जो है वो नुमाइंदे होने चाहिए, कितने होने चाहिए। तो आइन ये कहता है कि टोटल हर सूबे की जो है वो सेनेट में 14 लोग हर सूबे से लिए जाएंगे। जैसे सिंध है, तो सिंध से वो कह रहा है कि लेकिन इन 14 में से जो 4 लोग होंगे वो लाजमन टेक्नोक्रेट होंगे या उलमा होंगे, यानी आलिम होंगे, किसी ना किसी चीज के आलिम होंगे, चाहे इस्लाम के आलिम हो या दूसरी अलूम के आलिम हो। तो जो 14 नशिस्तें हैं, सॉरी, इन 14 नशिस्तों के अलावा जो है वो जो 4 नशिस्तें हैं,
उन वो आलिम की होंगी, और जो 4 हैं वो औरतों की होंगी, फिक्स होंगी। इन 4 पे जो है वो और लोग नहीं आ सकते। इन 14 पे जितने मर्जी लोग आए, जैसे मर्जी वो लड़े। इन 4 पे जो है वो टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स ही होंगे, और वुमेन इन 4 पे जो सिर्फ औरतें होंगी और एक नॉन मुस्लिम की सीट है। तो टोटल जो है वो 23 नशिस्तें हैं। तो एक सूबे को जो है 23 नशिस्तें दी गई हैं, पंजाब को भी 23। देखें अब यहाँ पे एक बैलेंस बनाया गया है, चाहे कोई छोटा सूबा है या बड़ा सूबा है, सबको इक्वल जो है वो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की गई हैं। अब रह जाता है इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद एक छोटा सा जो है ना वो एरिया है। पहले उसे पंजाब में शामिल कर दिया जाता था, तो अब उसका शोर मचा। वो कहते हैं हमारा कोटा भी अलग करें और हमें पंजाब से अलग करें। जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया में दिल्ली जो है, अब दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रहा है, पूरे मुल्क को भी चला रहा है, और दिल्ली एक सूबा भी है। वहाँ पे ऐसे सिस्टम है, दिल्ली एक सूबा भी है, उसकी सूबाई हुकूमत भी है जो दिल्ली का नज़्म नस्क चलाती है, और दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो पूरे हिंदुस्तान को भी चला रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को भी सूबा बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद को सूबा नहीं बनाया इंडिया की तरफ से। उन्होंने इस्लामाबाद को ना आईसीटी कह दिया, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। उसका अलहदा अपना नज्म नस्क है जो फेडरल गवर्नमेंट चलाती है, ना कि उसे कोई सूबा बनाया गया। तो वहाँ के लोगों का भी मुतालबा था, तो उन्हें जो है वो जो है सीट्स दी गई हैं, 4 सीट टोटल उन्हें दी गई हैं। तो 4 लोग जो होंगे इस्लामाबाद एरिया से होंगे। तो फाटा जो है वो ये प्रीवियसली था, अब ये खत्म हो गया है। तो ये नेक्स्ट जो है वो ये 4 सीटें जो है फिलहाल ये लोग अपॉइंटेड हैं, लेकिन जैसे ये अगला साल आएगा तो ये या उससे अगला साल, तो ये 4 लोग भी खत्म हो जाएंगे। तब जो सीट्स टोटल हमारी सेनेट की बच जाएंगी वो 96 रह जाएंगी। इन 4 को अगर निकाल दिया जाए तो 96 बचती हैं, तो 96 सीट्स हमारी रह जाएंगी फाटा को एक्सक्लूड करके, क्योंकि फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा जो है वो पिछले साल मर्ज हो गया है, पता नहीं 2 एक साल पहले मर्ज हो गया है इसके साथ, प्रोवेंसेस के साथ। ठीक है, इस वजह से वो सूबे का हिस्सा बन गया है। फाटा जो है वो केपीके में मर्ज हो चुका है। तो इसलिए ज्यादा सीट्स इसे कैसे दी जा सकती हैं, चाहे फाटा का जितना भी बड़ा एरिया हो, क्योंकि सेनेट में तो नशिस्तें इतनी ही रहनी है, 23 रहनी है, इक्वेलिटी की बेसिस पे। तो इसलिए जो है ये जो 4 सीटें हैं फाटा की, ये अब खत्म हो जाएंगी आगे जाके। तो ये टोटल सीट्स फ्यूचर में बचेंगे हमारे पास 96। और इस टाइम जो सेनेटर काम कर रहे हैं वो है 100, उनकी तादाद 100 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीचे लिंक भी दिया गया है सेनेट का, वहां से जाके आप डिटेल देख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। जो नेक्स्ट पॉसिबल इलेक्शन है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, वो 2024 में है। 2024 में ये जो फाटा की 4 सीट्स हैं जो खत्म हो जाएंगी, फिर हमारे पास सेनेट की परमानेंट जो सीट्स होंगी वो 96 रह जाएंगी, 96 रह जाएंगी। ये फाटा का मर्जर जो है इसकी वजह, ये 4 लोग अभी हैं, इस वजह से ये जो है वो 100 सीट्स हैं। इससे पहले जो पिछले साल जून से पहले ये था, 2021 जून से पहले 104 सीट या 105 सीट हुआ करती थी सेनेट की। वो फिर क्योंकि जब फाटा मर्ज हो गया तो फिर वो चीज़ें खत्म होंगी, क्योंकि इनमें सेनेट में ऐसे होता है कि आधे मेंबर जो है वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, मतलब 6 साल का टेन्योर होता है। तो 6 साल में आधे जो है वो 3 साल बाद चले जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो अगले 6वें साल में आधे चले जाते हैं। जैसे नेशनल असेंबली है ना, वहाँ पे तो 342 पूरे के पूरे मेंबर जो है वो एकदम ही खत्म हो जाते हैं जब असेंबली खत्म हो जाती है, 5 साल जब टेन्योर पूरा हो जाता है। सेनेट में ऐसे नहीं है। सेनेट में एक बैलेंस बनाया गया है मेंबर्स का, कि पहले जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 2024 है, 2024 में जो है वो सिर्फ जो 50% सेनेटर्स हैं, यानी अगर 100 को, यानी 50 सेनेटर ही जाएंगे। जो 50 सेनेटर होंगे उनकी जो है वो अभी 3 साल अब इनका टेन्योर रहता होगा, 3 साल इनका पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये एक बैलेंस बनाया गया है। ये 3 3 साल बाद मतलब 50 50 करके ये लोग जाते हैं, और 50 यहाँ भी ये 50 जाएंगे, जो है नए 50 इनकी जगह पे आ जाएंगे। अब उनका टेन्योर हो गया 6 साल। तो उसके बाद नेक्स्ट 3 साल बाद जैसे 2022 है, तो 26 में 23 24 25, सॉरी 25 में जो है फिर 50 लोग चले जाएंगे, उनकी जगह फिर नए आ जाएंगे 50 लोग। तो सेनेट में इस तरह जो है वो बैलेंस क्रिएट किया गया है, सीटों का भी और उनकी रिटायरमेंट का भी, उनके एग्जिट होने का भी। अब जो लास्ट पिलर है जो हुकूमत का है, वो है जुडिशरी। तो आई थिंक थोड़ा सा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूँ, एक हिस्टोरिक एग्जांपल। अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि जो सेनेट है वो एक अलहदा बॉडी है, और जो पार्लियामेंट है मतलब उसके 2 हाउसेज हैं।
द फर्स्ट इज कॉल्ड सेनेट एंड सेकंड इज कॉल्ड नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के जो सरबराह हैं वो स्पीकर कहलाते हैं, और जो सेनेट के सरबराह हैं वो चेयरमैन सेनेट कहलाते हैं। ठीक है। और जो हमने जैसे ऑलरेडी कई दफ़ा देखा कि जो इंतज़ामिया है, जो उसके सरबराह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में भी दोबारा देख सकते हैं। ये हुकूमत के तीन हिस्से हैं। मेन हिस्सा है एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, जिसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके जो हेड हैं, जैसे दो इसके हाउसेज हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, और दूसरा नेशनल असेंबली के जो हेड हैं वो स्पीकर कौमी असेंबली कहलाते हैं। अच्छा, क्या मेरा आप अब यहाँ पे स्लाइड रोक के आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसे हो सकता है कि सपोज कर लें कि इसका हेड, जैसे इसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका हेड भी हो जाए और इसका हेड भी हो जाए? इज इट पॉसिबल? मतलब क्या एक पॉसिबल है इसका जो सरबराह है और जो इसका सरबराह है वो एक ही शख्स हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हो जाए? इट इज पॉसिबल। जैसे अभी तो हमारे पास इसका जो सरबराह है वो तो स्पीकर है ना, स्पीकर कौमी असेंबली है, चेयरमैन सेनेट है, दो यानी सरबराह हैं। तो इज इट पॉसिबल कि इसका सरबराह और इसका सरबराह एक ही हो जाए? सर फिर कानून साजी में और एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज आएंगे सर, अगर एक ही बन जाता है तो मेरी राय। जी, कोई और इनके अलावा? सर फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी की कानून साजी जैसे गवर्नमेंट सेलेक्ट को के आती हैं, जैसे इमरान खान था, तो वो अपनी मर्जी के कवानीन जो हैं वो पास किए जा सकते हैं अगर वो सेनेट और असेंबली का भी जो हेड बन जाए तो। जी, कोई और इनके अलावा? सर अगर मार्शल लॉ लग जाए कंट्री में, सर देन वैसे पॉसिबल। देखें तो इन दोनों के तो सेम ही है, प्रेसिडेंट ही है जी सर, हेड। सेम ही है सर। सब वो चेंज तो नहीं है। वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है अपना फेडरल गवर्नमेंट पीएम चला रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली वो हेड ही हैं। कोई लॉ बैकग्राउंड से भी है यहाँ पे अगर वो कनेक्ट करना चाहे? अच्छा, इस तरह चलो अच्छा, अब आप देखें, असूली तौर पे तो ये है जैसे आइन में कहा गया थोड़ा सा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक अलहदा बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, एग्जेक्टिव एक अलहदा बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये एक ऐसा कानून बनाए, एक ऐसा जो है वो लॉ फ्रेम करे जिसपे एग्जेक्टिव अमल करे। ठीक है, अगर वो लॉ गलत बनाती है तो अदलिया बैठी है उसे रिव्यू करने के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है कि यही लोग जो एग्जेक्टिव के हैं, यही जो है वो असेंबली में भी बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वहीं से तो आते हैं एमएनए जो होते हैं। ठीक है, और यही अपनी मर्जी का लॉ भी बना लेते हैं किसी हद तक, और जो है अमल दरामद भी खुद करवा रहे होते हैं, यानी कि दोनों चीजें इन्हीं के कंट्रोल में है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इन प्रैक्टिकल इन रियल टर्म्स जो है, हालांकि इसका हेड जो है वो चेयरमैन सेनेट है, दो हाउसेस बनाए गए हैं, सेनेट को रखा गया है, और नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली का अपना हेड है जिसे स्पीकर कहते हैं, तो वो है। तो लेकिन स्पीकर को भी बाईपास करके, सेनेट के जो है, सेनेट का सरबराह चेयरमैन सेनेट को भी बाईपास करके जो है वो, आपको नहीं लगता कि जो प्राइम मिनिस्टर है सबसे ज्यादा इख्तियार इन प्रैक्टिकल इन रियल टर्म जो है उसके पास है पाकिस्तान में? वो यहाँ पे कानून साजी भी करवा लेता है अपनी मर्जी की जो चाहे। जो रियल जो स्पिरिट थी कि कानून साजी ऐसे हो कि दो उसके फ्लोर हो, सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो। सर स्पिरिट को तो आप फॉलो कोई नहीं कर रहा प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए तो आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो स्ट्रक्चर था वो तो फॉलो नहीं हो रहा। तो वो तो अगर हम बात करें तो वो तो ये तीनों एक ही हैं, मतलब वहां से बराए नाम जज हैं, लेकिन यहाँ से जो बिल ऐसे पास हुए हैं जो मतलब नहीं होने चाहिए थे, वो फिर भी पास तो हो गए हैं। तो वो तो सर सर एक ही टीम ही है। ये जो कानून जो जो तरमीम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसी चीज की एक मिसाल नहीं हो सकती? जैसे नैब का बिल अभी पास किया गया पिछले दिनों सर, वो जितने मसाइल थे वो एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों को थे, तो उन्होंने वो बिल नेशनल असेंबली से पास करा लिया सर।
अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताते चलूँ कि जो जब कोई बिल होता है, बिल एक ऐसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो जो कल को कानून बननी होती है, एक्ट बनना होता है। पाकिस्तान में दो तरह की डॉक्यूमेंट आइन के अंडर फॉलो की जाती हैं, एक ऑर्डिनेंस कहलाता है और एक एक्ट कहलाता है। ऑर्डिनेंस वो होता है, ऑर्डिनेंस ऑर्डर से निकला है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी टाइम ऑर्डर दे सकते हैं कि ये ऑर्डर है। जैसे कल को वो कहें कि पाकिस्तान में तमाम बाइक चलाने पे पाबंदी है, ठीक है, चार तीन लोगों को बिठा के या दो लोगों को बिठा के, तो वो ऑर्डर हो गया, तो वो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। लेकिन वो 120 दिन के लिए, 90 दिन से 120 दिन के लिए वैलिड होता है। वो प्रेसिडेंट सिर्फ जारी कर सकते हैं, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह उठे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कहें मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाने का हुक्म देता हूँ, तो वो ऑर्डिनेंस हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगी एक्चुअली तौर पे। लेकिन वो 90 दिन या 4 महीने तक वैलिड होगा बस। 4 महीने बाद वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इंडिया में भी जो है इंडियन प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम होती है, उनकी वैलिडिटी महीनों पे मुश्तमिल नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो इस चीज़ को लिमिटाइज करने के लिए कि कानून साजी अवाम के हाथों में रहे, तो ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी मुद्दत जो है वो 4 महीने, 3 महीने से 4 महीने लिमिटाइज की गई है। अगर उस ऑर्डिनेंस को परमानेंट शक्ल इख्तियार करनी है तो उसे जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो पास होना ही होगा। पार्लियामेंट से मुराद है इसके दोनों जो फ्लोर्स है, नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होना होगा। जब 4 महीने, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट मौजूद थे, तो उन्होंने जो है जारी कर दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन क्योंकि अब 4 महीने बाद तो इनवैलिड हो जाना था वो, इसलिए फिर उसे नेशनल असेंबली और सेनेट से जो है वो मंजूर करवाया गया। अब वो ऑर्डिनेंस अनटिल जब तक ये मुल्क है उस तक वो, या जब तक हुकूमत उसे खत्म नहीं करती, वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। अगर वो मंजूर हो जाता है इन 2 फ्लोर से 4 महीने के अंदर अंदर, अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक बात तो ये जो, अच्छा, तो जो एक्ट होता है, एक्ट जो है वो नेशनल असेंबली, पहले एक बिल होता है। बिल एक ऐसी डॉक्यूमेंट या एक ऐसे ड्राफ्ट को कहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब है एक रफ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रफ ड्राफ्ट जिसमें एक लिखा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी बिल हो, मिसाल के तौर पे हेल्थ के ऊपर बिल बनाना है या सलाब दुकान के ऊपर बिल बनाना है, तो एक बिल जो है वो एक ड्राफ्ट की सूरत में लिखा जाता है। एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होती है जिसे लीगल टर्म में बिल कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो इस नेशनल असेंबली में जाती है। तो यहाँ पे जो एमएनएस बैठे होते हैं, यहाँ पे एमएनएस जो बैठे होते हैं, तो ये उस अगर मंजूर कर लेते हैं उस बिल को, जैसे मिसाल के तौर पे ये कहते हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक लाहौर में बननी चाहिए। अब ये जो लोग हैं सारे के सारे ये कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2022। तो यहाँ पे अगर एमएनए मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं उसे पास करने पे, हाँ यस कर देते हैं, स्पीकर काउंटिंग करवाएगा, वोटिंग करवाएगा, इसका जो सरबराह है वो स्पीकर है, वो वोटिंग करवाएगा। तो वो अगर वो मान जाते हैं एमएनए कि ठीक है होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी तो ये बिल पास कर देंगे, यानी एक फ्लोर से वो बिल हो गया पास, नेशनल असेंबली से पास हो गया। लेकिन अभी वो कानून नहीं बना, ठीक है। अब कानून कैसे बनेगा? तो वो जाएगा सेनेट में, जो अपर हाउस है। अब सेनेटर है यहाँ पे, अब सेनेटर भी यहाँ पे उसे जो है मेजोरिटी के साथ पास कर देते हैं, तो ठीक है वो, फिर वो बिल जो है वो किसी हद तक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसके बाद जाएगा वो सदर पाकिस्तान से दस्तखत होने के लिए। तो जब सदर पाकिस्तान फाइनली दस्तखत कर देंगे, वो एक्ट बन जाएगा। तो यानी कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में जो कानून एक्ट बनता है, तो पहले नेशनल असेंबली से पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है, और फाइनली सदर पाकिस्तान उन पे दस्तखत करते हैं, तो वो एक्चुअली में मसवदा जो है वो पूरे मुल्क पे नाफिज हो जाता है, पूरे मुल्क पे को अमल करना उस पे लाजिम हो जाता है। तो ये हो गया नेशनल असेंबली, सेनेट और ये बिल और ऑर्डिनेंस, एक्ट और ऑर्डिनेंस की मैंने बात बता दी। तो इस तरह से ही देखें, अब ये देखें इतना बैलेंस बनाया गया है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी की, प्राइम मिनिस्टर तो इंतजामिया का सरबराह है ना, तो वो तो इंतजाम चलाता है, क्या वो अपने मर्जी के कवानीन भी बना सकता है? क्या उसकी पावर जो है चेयरमैन सेनेट से और स्पीकर कौमी असम्बली से ज्यादा है? हालांकि ये इंडिपेंडेंट इतने इतने बड़े जो हैं वो दोनों इदारे हैं, बॉडीज हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो वजीर आजम तक को लिमिटाइज कर सकती हैं कानून बना के। वज़ीर आज़म ने तो इन्हीं के कानून पे फॉलो करना है। तो ये मसला का कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ, मतलब ये एक्चुअल क्या था मसला, कि ये जो एमएन यही इसी के एमएनए हैं, वही जो है मिनिस्टर्स हैं, वही काबीना का हिस्सा हैं, वही हुकूमत इंतज़ाम चला रहे हैं, वही कानून बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ।
11 अगस्त 1947 पाकिस्तान जब बनने से 3 दिन पहले जो इस साइड के हमारे लोग थे, उस टाइम जो असेंबली थी हिंदुस्तान की, जो यूनाइटेड इंडिया था, उसकी जो असेंबली थी, तो अंग्रेज ने कहा कि आपकी जो वहाँ के एमएनएज हैं, यानी उस टाइम जो इलेक्टेड लोग थे इस साइड के, तो वो अपना कानून साज असेंबली का इजलास बुला लें और हिंदुस्तान वाले अपना बुला लें। तो फिर 11 अगस्त 1947 को जो है वो कानून साज असेंबली का इजलास बुलाया गया उस टाइम। और वहाँ पे जो है वो यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से कह रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूट, यानी इसने आइन देना था ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन देना था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहते हैं, कानून साज असेंबली। तो इसका इजलास बुलाया गया 11 अगस्त 1947 को। तो इसी इजलास में जो है वो लियाकत अली खान ने झंडा लहराया। जो मुस्लिम लीग का झंडा था वो यही था जो पाकिस्तान का झंडा, लेकिन इसमें वाइट कलर नहीं था। तो अकलियतों के लिए या गैर मुस्लिमों के लिए फिर उसमें वाइट कलर रखा गया। तो फिर वो झंडा मुस्लिम लीग की बजाय पाकिस्तान का झंडा करार दे दिया गया, वाइट कलर एडिशन करके उसकी। तो इसी 11 अगस्त में इसी असेंबली में मंजूर किया गया। और 11 अगस्त को जो उस टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके जो सरबराह थे उससे स्पीकर नहीं कहते थे, बल्कि उसके 2 फ्लोर्स भी नहीं होते थे, एक ही फ्लोर होता था। उसका जो हेड होता था वो प्रेसिडेंट कहलाता था। जो मुल्क का हेड होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड था उसे स्पीकर नहीं कहते थे, बल्कि उसे सदर कहते थे। तो कायदे आज़म को 11 अगस्त 1947 को उस टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदर मुंतखब कर लिया गया, यानी आज के दौर में कहें तो स्पीकर मुंतखब कर लिया। तो ये, और जब उसके बाद 14-15 अगस्त आई, तो 15 अगस्त को कायदे आज़म को जो है वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी मुंतखब कर लिया गया। तो कायदे आज़म के पास सेम टाइम 2 ओहदे थे। एक ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सरबराह थे, मतलब ये सदर थे, आज के दौर में कह सकते हैं स्पीकर थे। और दूसरा ये जो है वो गवर्नर जनरल भी थे। अब कायदे आज़म तो इस चीज़ को डिजर्व करते थे, क्योंकि वो तो सबसे बड़े कानूनदान थे, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखनी थी। अभी 14 अगस्त को 15 अगस्त को उन्होंने दोबारा उसका गवर्नर जनरल का हलफ लिया। तो 2 ओहदों का उनके पास होना लाजमी था, ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने पूरा जो लीगल फ्रेम है पाकिस्तान का वो डिज़ाइन करना था। इसलिए जो है वो उस टाइम ये बैलेंस होना ज़रूरी नहीं था, ये जो 3 पिलर्स हैं हुकूमत के। तो कायदे-ए-आज़म ने इसलिए दोनों पोजीशन जो है वो अपने पास रखी, और ये बिल्कुल उन्होंने सही और एहसन इक़दाम किया। लेकिन बाद में जो आने वाले लोग थे, कायदे-ए-आज़म की हद तक तो ये सही था कि उन्हीं के पास ये पोजीशंस होनी चाहिए थी। लेकिन बाद में जो आने वाले लोग थे, उन्होंने जो है वो इसे वतीरा ही बना लिया। मतलब कि एक्चुअल में जो उन्होंने मिक्स अप कर दिया, जो एक्चुअल स्पिरिट थी इन 3 पिलर्स की, उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया। और इस तरह बाद में जो आने वाले लोग थे, वो उन्होंने सिलसिला चला दिया कि वही जो है वो एग्ज़ेक्टिव में भी हैं, वही जो है कवानीन भी बनाते हैं अपनी मर्ज़ी के, और वही जो है वो अपना जो दिल करता है वो करते हैं। तो एक्चुअल जो स्पिरिट थी, लेजिस्लेशन अलहदा हो, अदलिया अलहदा हो, इंतज़ामिया अलहदा हो, वो आज तक जो है वो अदलिया तो अलहदा है, लेकिन इंतज़ामिया और मुकन्नना मतलब कानून साज़ असेंबली जो है वो आज तक वो नहीं हो सकी। हाँ, जुडिशरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन जो है लेजिस्लेचर है और जो इंतज़ामिया है वो आपस में मिक्स हुई पड़ी हैं, ठीक है? वही जो है वो उन्हीं की चलती है। तो ये था थोड़ा-सा आपको हिस्टोरिक एग्ज़ाम्पल बताने का मकसद, कि किस तरह बाद के आने वाले लोगों ने जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, जो तीसरा हुकूमत का पिलर है, द जुडिकेचर, जुडिशरी या अदलिया। अब अब इसकी भी स्पिरिट यही है कि अगर कोई गलत कानून बनाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्ट बनाती है, पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत है, कोई इस्लाम के खिलाफ फॉर एग्जांपल ये कानून साजी करती है, या फिर जो है वो अवाम के खिलाफ कानून साजी करती है, ये ऐसी कानून साजी करती है जो अवाम के ऊपर जुल्म है या इस मुल्क के मफादत पे नहीं है, तो इसका काम जुडिशरी का है रिव्यू करना, उस पे नज़र रखना, वाच किए रखना। जैसे ये कोई इसके पास जो है वो कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि कानून को रिव्यू करने का, उसकी तशरीह देने का इख्तियार है। अगर कोई ये एक ऐसा कानून बना देती है जिसमें इबहाम है, ठीक है, अब उस इबहाम को कौन क्लियर करेगा? या तो कानून में अमेंडमेंट हो, या फिर अदलिया जो है वो उसे जो है वो उसकी तशरीह करेगी। तो अदलिया के 2 काम हैं, तशरीह करना और जो है वो कानून को रिव्यू करना। अगर ये गलत कानून बनाती है, तो अदलिया फौरी तौर पे जो है इसके कानून को जो है वो वाइड करार दे देगी, कलअदम करार दे देगी, ख़त्म कर देगी। चाहे दोनों फ्लोर इसके जो है वो सेनेट और नेशनल असेंबली कोई भी कानून बना लें, तो अगर कोई आम बंदा जाके अदालत में रिट दायर कर देता है कि ये कानून जो है वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, यहाँ इस्लाम के खिलाफ है, तो जुडिशरी जो है फौरी तौर पे उस कानून को जो है वो कलअदम करार दे सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो इस तरह जो है वो ताकत सिर्फ इसे नहीं दी गई,
बल्कि अदलिया को इसलिए दी गई है कि वो किसी भी अनफेयर लॉ को हटा दे मुल्क से। जैसे अभी और इसके अलावा एग्जेक्टिव के भी जो अनफेयर एक्शन है आवाम के ऊपर, उसे भी वो हटा दे, उसे भी जो है वो नल करार दे दे, वाइड करार दे दे। जैसे अभी बिल्स में हुआ कि आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल लगा दिया गया, पहले टैक्स का हुआ, फिर अदलिया ने फौरी तौर पे एक्शन लिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, आई थिंक उन्होंने टैक्स का जो है वो बिलों में जो टैक्स था उसे ख़त्म किया। अब फिर जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, इस तरह करके कुछ नाम था, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफपीए। तो एफपीए लगा दिया बिलों में, तो फिर हाई कोर्ट में, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं मामला गया, तो उन्होंने एग्जेक्टिव के सेक्शन को हटा दिया। तो इस तरह अदालत जो है वो इसमें बेतहाशा इसके पास इख्तियारात हैं, तो किसी भी टाइम इवन के ये वज़ीर आज़म को भी हटा सकते हैं, इस पे भी जो है वो मतलब इनके भी किसी भी एक्शन को जो है वो कलादम करार दे सकते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है, ये बात की जाती है पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो ये कहते हैं जी अदलिया सुप्रीम है, सम टाइम ये कहते हैं हम सुप्रीम है। तो इनकी आपस में जंग चलती रहती है कि हम सुप्रीम है, वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी सुप्रीम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये बैलेंस बनाया गया है, लेकिन अदलिया तो सेपरेट है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस जो है वो खराब है। इन्होंने जो कायदे के बाद जो है फायदा उठाया। अगर ये हकीकत में जो है वो, अगर ये रियल टर्म में बैलेंस क्रिएट हो जाए एक्चुअल में, कि लेजिस्लेचर जो है वो वहाँ पे अच्छे लेजिस्लेटर हों जो अच्छी कानून साजी करें, और एग्जेक्टिव जो है उसे जुर्रत ना हो इनमें मुदाखलत करने की, और ये अवाम की फलाह में कानून बनाएं और ये उस पर अमल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है उसे लिमिटाइज कर दें, उसके इख्तियारात, उस पर चेक बनाए रखें। तो अगर हकीकत में ये बॉडी बिल्कुल सेपरेट हो, जैसे जुडिशरी सेपरेट है, तो मुल्क में बहुत बेहतर निज़ाम हो सकता है। तो हम कहते हैं हुकूमत 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 ख़राब है, हुकूमत ख़राब है, इंतज़ामिया ख़राब है। सिर्फ इंतज़ामिया ख़राब नहीं है, कानून साज असम्बली भी ख़राब है, क्योंकि कानून साज असम्बली में जो एमएनए आ रहे होते हैं, और एमएनए जो है वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, वो आपको बेहतर पता है, जिस तरह वो इलेक्शन लड़के आते हैं। यानी इतनी प्रीमियम बॉडी जिसने पूरे मुल्क के फैसले करने हैं, पूरे मुल्क में मुल्क को चलाना है, पूरे मुल्क को कानून देना है, उसमें वो लोग आते हैं। अभी आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों की, दूसरा टेस्ट आप पास कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू होगा, फिर ईटीसी अगले मरहले होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन एक बंदे ने अगर कानून साज असम्बली का जो है वो हिस्सा बनना है, चाहे वो मैट्रिक पास भी ना हो, वो डायरेक्ट यहाँ पे आए और आपके लिए कानून साजी कर सकते हैं। वो आके आपके लिए कह सकता है भाई चेयरमैन एफबीआर ये बंदा लगेगा, इंस्पेक्टर तो दूर की बात है। तो इसीलिए यही मसला है सारा, कि कानून साज असम्बली के जो जो क्राइटेरिया है, जो वहाँ पे लोग हैं, आने का जो तरीकाकार है, वो बिल्कुल ही फजूल है। तो यहाँ से भी मसला बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये है जी तीनों का बैलेंस। आगे वो कहते हैं लीगल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेपरेशन इसलिए की गई है आइन में कि ताकि ये इंडिपेंडेंटली अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके, क्योंकि ताकत तो सारी प्रैक्टिकल मशीनरी तो एग्जेक्टिव के पास है ना। आर्मी इसके पास है, पुलिस इसके पास है, फोर्स इसके पास है, पार्लियामेंट के पास तो कोई आर्मी फोर्स नहीं है, वो तो कानून साजी है ना उसके पास। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो जुडिशरी है इसे बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, इंडिपेंडेंस दी गई है, मुकम्मल आज़ादी इसकी यकीनी बनाई है आईन पाकिस्तान ने, ताकि ये एग्जेक्टिव से अलहदा हो और जो है वो ये बेहतरीन तरीके से इंसाफ फराहम करे। और आगे वो कहते हैं कि जो आला अदलिया है उसका ये भी साथ फर्ज है कि वो जो आइन है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मतलब आइन के खिलाफ अगर कोई इकदाम होता है, आइन में हर चीज़ डिफाइन है, अगर आइन के खिलाफ कोई कदम होता है, तो जो अदलिया है वो बैठी है उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, वो उसे फौरी तौर पे जो है वो कलअदम करार दे देगी। जैसे आइन बात करता है जो है वो लोगों के वेलफेयर की, आइन बात करता है लोगों के हकूक़ की, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की, लेकिन हुकूमत जो है वो उल्टा अगर कोई काम करती है तो फौरी तौर पे उनके एक्शन जो है वो आला अदलिया कलअदम करार दे सकती है। आला अदलिया मुश्तमिल है सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, फेडरल शरीयत कोर्ट पे, और इसके अलावा जो ज़िली जुडिशरी है, छोटी अदालतें हैं, सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे जो अपेक्स बॉडी है पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने की, जुडिशरी की जो जो सबसे बड़ी बॉडी है, हाई हाई जो हिरारकी में सबसे जो ऊपर है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। अपेक्स का मतलब है सबसे सुपीरियर, सुपीरियर कोर्ट है सबसे बड़ा, इसलिए सुपीरियर से निकला है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा। जैसे वजीर आजम था ना, आजम बड़ा, तो सुप्रीम का मतलब है बड़ा सबसे, तो ये सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जब पाकिस्तान बना तो इसे आई थिंक उस टाइम ये फेडरल कोर्ट कहते थे सुप्रीम कोर्ट को, जैसे हाई कोर्ट होता था और उसके बाद फेडरल कोर्ट होता था।
तो अब बाद में इसका नाम फिर चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं जो है वो, एक तो आती है वफाकी शरई अदालत, जितने भी शरीयत से रिलेटेड मामला होते हैं ये उन्हें रिव्यू करती है, देखती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, जो सूबों में जो है वो इंसाफ फराहम करती हैं। सूबाई असम्बली या सूबाई इंतज़ामिया जैसे वज़ीर आला होता है, उसके बाद सूबाई असम्बली अगर कोई सूबे के लेवल पे गलत कानून साजी करती है तो ये प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स उसे कलअदम करार दे सकते हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो भी दे सकती है, लेकिन पहला जो फोरम है वो हाई कोर्ट्स हैं, वो भी उसे कलअदम उस कानून को करार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो ज़िले की सतह पर अदालतें होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील की सतह पर भी आपको मिलती हैं, सिटी कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीटीसी, इस तरह से। आगे वो कहते हैं सिविल कोर्ट्स वगैरह। जो हाई कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में 5 हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए। लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, ठीक है। और ज़िली अदालतें जो है वो तो आपको पता है, वो तो हर शहर में तकरीबन मौजूद ही होती हैं। तो ये है जी जुडिशरी का स्ट्रक्चर सारे का सारा जो पाकिस्तान में काम करता है। अब जो चाहे जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे एग्जेक्टिव है, ये तीनों हुकूमत के ही पिलर हैं। और जो पूरी की पूरी हुकूमत है, जो ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है हुकूमत का जो हुक्मरानी करता है पूरे मुल्क के ऊपर। उसके जो सरबराह हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। हकीकत में वो सरबराह हैं, लेकिन ये एक अलामती तौर पे ही हैं, सिर्फ नाम के ही सरबराह हैं। और इसी तरह जैसे अगर बात करें यूके की, तो वहाँ पे जो अलामती तौर पे उनके सरबराह हैं वो मलका बरतानिया थी, जिनकी अभी डेथ हुई, अब किंग हैं। इंडिया में भी जो सरबराह हैं वो भी सदर हैं, अमेरिका में भी जो सरबराह हैं वो सदर हैं, ठीक है। तो इस तरह हर मुल्क का अपना जो स्ट्रक्चर है तकरीबन जो है वो यही सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, किसी में सदारती निज़ाम है। वहाँ पे जो जो वज़ीर आज़म के पास इख्तियार आते हैं वो सदर को मिल जाते हैं। किसी मुल्क में जो है वो पार्लियामेंट जो है पार्लिमानी निज़ाम है, ठीक है। और किसी मुल्क में जो बादशाहत है, जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पे बादशाहत है। और यूके जो है वहाँ पे नाम की बादशाहत है, लेकिन तमाम इख्तियार जो हैं वो वज़ीर आज़म को हैं। वहाँ पे भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इस तरह से जो है वो हर मुल्क में अपना जो स्ट्रक्चर है। बरतानिया का तहरीरी आइन ही नहीं है, वहाँ उसका कोई रिटन आइन मौजूद नहीं है। तो अब वो लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से वो उसे चला रहे हैं। तो चाहे आइन हो, चाहे तहरीरी हो, चाहे पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो, अगर इन प्रैक्टिकल इन रियल स्पिरिट्स में जो उस पर अमल ना हो तो उसका कोई भी प्रैक्टिकल उसके दूर रस नताइज नहीं होते। जैसे तो सऊदी अरब है, वहाँ पे भी उनका कोई आइन नहीं है, वो शरीयत या कुरान और सुन्नत जो है उसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में हुकूमत का, जिसके 3 हिस्से हैं। मीडिया को चौथा हिस्सा कहा जाता है। सो हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। सो आप बताएं यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, राशिद अली। सर क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि जिस तरह से कि हमारा कंट्री है, उस कंट्री का जो लीगल मतलब के हेड है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो हमारी हुकूमत का सरबराह भी है। तो हुकूमत एक अलग चीज है जिसका मतलब सरबराह जो है वो प्रेसिडेंट है, और उसके नीचे एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर है। एग्जैक्टली, हुकूमत एक अलग चीज है और जो हेड ऑफ द कंट्री है वो एक अलग चीज है। मतलब हुकूमत जो है वो एक लोगों का ग्रुप है, मतलब जो उस चीज को चला रहा है, ठीक है। वालेकुम सर। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें और इजी कर दूं। जैसे एक सिंपल सी कंपनी नहीं होती, जैसे कंपनी कह लें, कंपनी में जो है जो एक सीईओ होता है, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड सीईओ होता है। अब सीईओ जो होता है पूरी कंपनी को चला रहा होता है, मतलब हुकूमत कर रहा होता है पूरी कंपनी पे। लेकिन सीईओ जो होता है वो सरबराह तो नहीं होता, मतलब मालिक तो नहीं होता उस कंपनी का, वो सिर्फ उसे चला रहा होता है। किसके बिहाफ पे? कंपनी के मालिक के बिहाफ पे। अब मालिक कौन होता है कंपनी का? जो उसका जो है वो असल मालिक है, जिसने पैसा लगाया है सारी, जिसकी कंपनी है, जिसकी ओनरशिप है, तो वो पीछे बैठा होता है। वो सम टाइम अपने आप को चेयरमैन भी कहला देता है, या ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड भी कहला देता है, कुछ भी नाम दे सकता है अपने आप को कंपनी का। कंपनी का बॉस भी कह सकता है वो। लेकिन उसने पूरी टीम रखी हुई है, सीईओ रखा हुआ है,
डायरेक्टर्स रखे हुए हैं सिर्फ चलाने के लिए उसे, वो पीछे बैठा रेस्ट कर रहा है। तो इसी तरह जो सदर पाकिस्तान है उनकी जो आगे टीम है, ऑपरेशनल टीम है, जो चलाने की टीम है, दैट इज कंप्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड फेडरल मिनिस्टर्स। ठीक है, वो उस पर मुश्तमिल है। जो एक्चुअल मुमलिक, अक्सर कहा जाता है मुमलिकत के सरबराह, मुमलिकत कहते हैं मुल्क को, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज इन्होंने किया हुआ है। मुल्क का जो सरबराह है, जो मुल्क के हेड हैं, वो हैं हमारे सदर पाकिस्तान। जो हुकूमत के सरबराह हैं वो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सिर्फ वफाकी हुकूमत के, तमाम हुकूमत के नहीं, वफाकी हुकूमत के जो सरबराह हैं वो वज़ीर आज़म हैं। और बाकी भी जो हुकूमत का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट और बाकी ये बॉडीज। हुकूमत एक अलहदा चीज़ है, उसकी सरबराही एक अलहदा चीज़ है, मुल्क की सरबराही जो है वो एक अलहदा चीज़ है। अच्छा सर, फेडरल गवर्नमेंट एक अलग चीज है और फेडरल कैबिनेट एक अलग चीज है। हाँ, फेडरल कैबिनेट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ना। अच्छा, मतलब वफाकी हुकूमत को, हाँ ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, वो स्लाइड आप देखे ना, फेडरल कैबिनेट तो फेडरल गवर्नमेंट की, जैसे देखो ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के दो उसने बॉडीज बना दी हैं, मतलब दो उसके सेनेट बना दिया है, एक कौंसिल का नाम सेनेट है, दूसरी कौंसिल का नाम जो है वो नेशनल असेंबली है। तो इस तरह वजीर आजम की भी तो कोई कौंसिल होगी ना। अब वजीर आजम कैसे चलाएंगे, क्या वो कैसे लोगों को अगर हायर करेंगे तो उनका जो पूरा बोर्ड होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसे क्या नाम देंगे? तो उसे नाम दिया गया है कैबिनेट का। उनकी जो कौंसिल है, जो मुशीरों पे, वजीरों पे, वफाकी वजीरों पे मुश्तमिल होगी, उसे कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट एक यूनिक लफ्ज यूज किया गया है ताकि आम जनरल टर्म से जो है कन्फ्लिक्ट ना हो, जो यूज होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उस्मान। सर ये जो आपने हिरारकी बताई है फेडरल मिनिस्टर की, सर ये जरा क्लियर नहीं हुई थी, आप थोड़ा रिपीट करवा देते हैं? फेडरल मिनिस्टर सर मेरा भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। आपने पिछला लेक्चर देखा था? जी सर, लिया था। अच्छा, ये देखो ना, ये है फेडरल सर ये गवर्नमेंट। नहीं, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड है सर, ये वाली? ये सर। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फेडरल मिनिस्टर का तो पता चल गया ना आपको? जी सर। ठीक है, वो ये है कि अगर कोई भी एक फेडरल मिनिस्टर है, ठीक है, उसके पास एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिनिस्ट्री है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, अब जो उसका जो मिनिस्टर होगा वो कहलाएगा, उस मिनिस्ट्री का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। उसका जो पर्सन होगा, वो शख्स कहलाएगा मिनिस्टर फॉर द रेलवेज। ठीक है, आई थिंक आप पता नहीं ख्वाजा साद रफीक है या कौन है, वो कहलाएगा मिनिस्टर ऑफ फॉर रेलवे। अब उसका जो, ठीक है, ये हो गया अवामी हेड, नुमाइंदा इसका हो गया, जो वजीर कहलाएगा, उर्दू में वजीर रेलवे हो गया। अब इसके नीचे जो ऑफिसर होगा, जो पे के ऊपर, सैलरी के ऊपर हायर किया हुआ होगा, तो उसे कहेंगे हम फेडरल सेक्रेटरी। ये 22वें स्केल का ग्रेड 22 का ऑफिसर होगा, कोई भी ये मुलाजिम होगा। यानी इस ये जो मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि ये तो हुक्मरान है, मुल्क के हुक्मरानी कर रहे हैं, ये मुलाजिम तो नहीं है, अवाम के नुमाइंदे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने आगे जो है वो मुलाजिम रखा हुआ है, हुकूमत का मुलाजिम जिसे कहते हैं। ठीक है, सर ये ये जितने भी सेक्रेटरी हैं ये सारे फेडरल मिनिस्टर के अंडर आ जाएंगे, डिवीजन से अलग हैं ये? जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपने बताया डिवीजन का हेड होता है, वैसे जैसे जितने भी ये फेडरल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, ये सारे फेडरल मिनिस्टर के अंडर आ जाएंगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जो मिनिस्टर है उसका, उसके जो नीचे मुलाजिम है, क्योंकि ये मिनिस्टर किस चीज का है, फेडरल मिनिस्टर है ना। जी। ये मिनिस्टर जो है, हर कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना सेक्रेटरी तो रखेगा, फेडरल को छोड़ दें सिर्फ, क्योंकि सेक्रेटरी तो वो रख सकता है ना, क्योंकि वो खुद तो काम नहीं करेगा सारा, सेक्रेटरीज होंगे, कई सेक्रेटरी होंगे उसके। जी सर। तो ये मिनिस्टर जो है वो फेडरल मिनिस्टर है, तो इसका सेक्रेटरी क्या कहलाएगा? वो फेडरल सेक्रेटरी कहलाएगा। सिंपल इज दैट। क्योंकि ये मिनिस्टर का नाम है फेडरल मिनिस्टर, तो इसके सेक्रेटरी का नाम भी फेडरल सेक्रेटरी होगा। राइट सर। ठीक है, अब ये फेडरल से अब आ जाते हैं मिनिस्टर फॉर द स्टेट पे। तो जो मिनिस्टर फॉर द स्टेट होगा, वो अपने सेक्रेटरी को क्या फेडरल सेक्रेटरी कहेगा? नहीं, जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा
उसके सेक्रेटरी का नाम होगा सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इस तरह से सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट या जी मिनिस्टर ऑफ सर स्टेट क्लियर हो सेक्रेटरी। गया। हाँ ठीक है। और इसके नीचे जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है। एडिशनल का मतलब होता है इजाफी, इसका जो जूनियर होगा वो एडिशनल सेक्रेटरी होगा, जी सर इसके क्लियर हो नीचे गया। होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये Thank you. जरूरी नहीं है यही नाम दिए जाएं। मिसाल के तौर पे एक फेडरल मिनिस्टर है, वो कहते हैं भाई मैं ये नाम ही नहीं रखता, वो कहते हैं जो मेरे नीचे जूनियर होगा उसे मैं कह दूंगा चीफ ऑफिसर, जीएम रेलवे कह दूंगा। वो कहते हैं मैं सेक्रेटरी नहीं, मैं जीएम रेलवे रख लेता हूँ। इसके नीचे मैं रख लेता हूँ असिस्टेंट रेलवे, उसके नीचे मैं रख लेता हूँ जो है वो ऑफिसर रेलवे, सर ये जैसे इस तरह से। एडवाइजर्स जो काम करते हैं, पीएम के एडवाइजर्स होते हैं जैसे जिस हाँ तरह, वैसे ही इनकी भी वर्किंग है सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटरी देखो, सेक्रेटरी एक अलग चीज है। सेक्रेटरी एक परमानेंट मुलाजिम है किसी भी हुकूमत के, ठीक है। जो जो एडवाइजर्स हैं वो सिर्फ एडवाइज करने के लिए होते हैं, वो मुशीर होते हैं, वो सेक्रेटरीज नहीं होते, वो एडवाइजर्स होते हैं, मुशीर होते हैं, असिस्ट करते हैं हुकूमत को। जी सर वो मुलाजिम नहीं होते, मतलब वो एक्सपर्ट्स होते हैं, हुकूमत उन्हें हायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उनका 6 महीने का, 2 साल का, जितना भी है। तो वो जो है वो सेक्रेटरी नहीं होते, बल्कि वो हुकूमत के एक एडवाइजर्स होते हैं। सेक्रेटरी जो है वो हुकूमत, ये सेक्रेटरी किसी को भी रख सकती है, ये मुलाजिम जो है वो हुकूमत मुलाजिम किसी को भी रख सकती है। मुलाजिम किसे रख सकती है, जैसे असूली तौर पे तो ये है कि सीएसएस के जरिए ही आएंगे लोग सारे के सारे, या ये प्रमोशन के जरिए यहाँ पे तक पहुंचेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो डायरेक्ट कोई भी फेडरल सेक्रेटरी रख सकती है अगर चाहे तो। जैसे चेयरमैन एफबीआर है, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। चेयरमैन एफबीआर जो पिछले साल आए थे, पिछले से पिछले साल, जो इमरान खान ने रखे थे, वो एक प्राइवेट एजेंसी चला रहे थे, वो रेवेन्यू डिवीजन के सेक्रेटरी भी थे, और जो हुकूमत ने डायरेक्ट ही उन्हें रख लिया। शबर जैदी सर, शबर जैदी। शबर जैदी, हाँ। तो ये देखो ना, एक सादा, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज ना हो आप। आपने जो है सादा लफ्जों में अगर आप समझो कि एक वजीर है कोई भी बंदा, ये चलो एक हम आम बिजनेस ही खोलते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कल को कराची में कंपनी खोल लेता हूँ। अब भाई मेरी मर्जी है, चाहे मैं 10 सेक्रेटरी रख लूँ अपने अंडर, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, 1 लाख 1 अरब रुपया मेरे पास है कंपनी का कैपिटल, तो मैं चाहे 100 सेक्रेटरी रख लूँ। और एक सेक्रेटरी जो नीचे वाला सेक्रेटरी होगा, मैं 3 सेक्रेटरियों को कह दूं जूनियर सेक्रेटरी हैं, फिर मोस्ट लोअर सीनियर सेक्रेटरी हैं, हाई सीनियर सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कह दूं, जो मेरा दिल करे मैं ओहदे क्रिएट कर दूं। फिर उसके बाद मैं कह दूं सीनियर सेक्रेटरी, उसके बाद मैं कह रहा हूँ इस तरह से मैं जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल कह दूं उन्हें, जो मेरे अंडर होगा। तो इस तरह चाहे मैं 100 लोगों को सेक्रेटरी रख लूँ। तो इस तरह वजीर आजम की भी मर्जी, वजीर आजम कह रहा हूँ, वजीर की भी मर्जी है, चाहे वो जितने मर्जी सेक्रेटरी रख ले, जितने मर्जी बंदों को यहाँ पे नवाज दे, जो भी करना चाहे कर ले। तो जी इस तरह, राइट। हाँ। तो ये सेक्रेटरीज हैं जो असिस्ट करते हैं, मतलब मुलाजिम है। मुलाजिम तो जितने मर्जी रख के जा सकते हैं ना, वो जितना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर उस चीज को अंजाम दें। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बताया सेनेट की जो सीट्स हैं वो 96 सीट्स हैं, तो हम एग्जाम के अंदर 96 ही मेंशन करें कि 100 मेंशन करें सर? इस टाइम जो मौजूदा हैं वो क्योंकि वो हैं 100, ठीक है। जो अगले साल जो है वो 2024 में इलेक्शन होंगे, तब फिर 96 रह जाएंगे। कानून में 96 हो गई हैं, तो 96 ही लिख सकते हैं। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं पास में जो आई हैं वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करती हैं। जैसे मेरे ख्याल है मुशर्रफ के दौर में हुई, और उसके बाद जरदारी के दौर में कुछ जो है तरमीम्स हुई हैं। तो सर ये जो जुडिशरी है, द सुप्रीम कोर्ट है, ये खुद से मोटो एक्शन क्यों नहीं लेती इसके ऊपर कि गवर्नमेंट जो आती है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें तरमीम करती है? देखो, डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे वो उसकी मर्जी है कोई एक्शन ले या ना ले, लेकिन कोई अवाम में भी जाके उस पर फाइल कर सकता है केस कि आप इस पे एक्शन लें। सर ये जो भी गवर्नमेंट आती है मोस्टली ये अपनी मर्जी की बिल जो है, क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं की होती है सेनेट में भी और वैसे भी, तो सर वो तो आसानी से ये तरमीम पिछले पास्ट में ऐसे ही हुआ है सर। तो ऐसे सर जुडिशरी को चाहिए इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम जो है वो किए जाएं।
देखो मसला तो यही है ना कि एग्जेक्टिव को लेजिस्लेचर को अलहदा होना चाहिए, ठीक है। वो अलहदा नहीं हो पा रहा, मतलब वो मिक्स हुआ पड़ा है। तो इस वजह से सारा मसला खराब है, और वो 1947 से ही खराब है। कायदेज़म सही। की के बाद जैसे इन्होंने उस पोजीशन को परमानेंटली अपने कब्जे में ले लिया, उसे अलहदा होने ही नहीं देते। तो वो बिल्कुल ही वो चीज़ अलहदा होनी चाहिए, एग्जेक्टिव बिल्कुल ही अलहदा होना चाहिए, फिर ही चीज़ें सही हो सकती हैं। सर वैसे ये भी है, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये पॉलिटिक्स है, इसकी तरह एंडलेस डिबेट है कि मुआशरे को और जो है हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ठीक करना। एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो तो फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हमारा तो ये है ना कि जो फंडामेंटल है, क्रक्स है कि ये चीज़ें तीनों अलहदा हैं, मतलब जो जी बिल्कुल। जो एक स्ट्रक्चरल तौर पे, बुनियादी तौर पे ये चीज़ें अलहदा हैं। तो अलहदा ही इन्हें ऑपरेट करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे जैसे आर्मी है, ही इज़ द डिपार्टमेंट, वो तो कोई जी बॉडी भी सर। नहीं है, वो तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, ठीक बिल्कुल है। सर। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो, क्योंकि जो है यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, तो अब देखो क्या इसका होता है। अब जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इन तीनों बॉडीज के, जैसे वो इनके अंडर नहीं है, वो हुकूमत का अंडर नहीं है, जी सर। सदर पाकिस्तान के अंडर है। जब सदर पाकिस्तान के अंडर है, तो ये तीनों जो बॉडीज हैं वो उस पर दबाव ही नहीं डाल सकती कि आप हमारे बंदे भर्ती करें, जी बिल्कुल सर। ठीक है। इस तरह से कुछ और बॉडीज भी हैं, वो भी सेपरेट हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, तो वो भी आइन में लिखा हुआ है, वो भी सेपरेट है, वो भी इनके अंडर आता ही नहीं है, वजीर आजम कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये एक बैलेंस बनाया गया है आइन में हुकूमत का, एक लीगल फॉर्म में। पहले ये एक इर्तकाई मरहला है, मतलब, लेकिन पुराने ज़माने में एक बादशाह होता था, फिर बाद में जो है वो, फिर वो जो पावर्स का बैलेंस बना के रखा गया। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हर मुल्क तो में सर अगर तकरीबन वो यही है। पेपर में हमें ये क्वेश्चन देते तो हम ये सजेशन जो हैं अपनी वो लिख सकते हैं इसके अंदर। यही तो फंडामेंटल हमें पढ़ने का, यही तो है कि हम चीज़ों को देख रहे हैं कि वो क्या है, कैसे हैं, वर्क कर रही हैं। तो फिर तो आपने खुद ही वहाँ पे जो जी भी ठीक है सिचुएशन सर। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें तो आपने खुद उसको अपनी राय देनी होगी ना। और वो कितनी कम्प्रीहेंसिव राय है, अच्छी जी है, सर। वो डिपेंड करेगा आपके उस नॉलेज के ठीक। ऊपर। ठीक है सर। सर ये जो इसमें सदारती कुछ निज़ाम होता है सर, ये किस तरह सर काम करता है, सदारती निज़ाम सर? सदारती निज़ाम में ये होता है कि उसमें जैसे एमएनए इलेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो जैसे एमएनए पूरे मुल्क में एमएनए इलेक्ट होते हैं, फिर वो जाके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे एमएनए इलेक्ट नहीं होते। सदारती निज़ाम में ये होता है कि सदर जो है वो 4-5 लोग अगर सदर के लिए खड़े हैं, जैसे अमेरिका में है, तो सदर के लिए खड़े हैं तो वो सदर को इलेक्ट करेंगे। 4-5 लोगों में से एक सदर को इलेक्ट कर लेंगे, वो बंदा सदर बन जाएगा। उसका जो भी तरीकाकार होगा, पूरे मुल्क भर में इलेक्शन होगा, रेफरेंडम होगा, जो भी होगा, वो जब सदर बन जाएगा तो उसके बाद फिर वो अपनी काबीना, अपने मुशीर वजीर सब रखेगा। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं होगा, या होगा, हो भी सकता है, नाम का हो सकता है। तो वो पावर्स उसके पास होंगी, वो नीचे जितने मर्जी लोगों को रख ले। जिस तरह तुर्की में सर है। हाँ, जैसे अ, तुर्की में है, अमेरिका में है, इस तरह कई मुल्कों में सदारती निज़ाम है। मतलब वहाँ पे ये है कि अवाम में फिर इस तरह एमएनए इलेक्ट नहीं होते। राइट सर, राइट। इंडिया में जैसे है, इंडिया में भी सेम ही तकरीबन जो स्ट्रक्चर है ऐसी है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल को सेंट्रल कहते हैं, और वहाँ पे एमएनए को एमएलए कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। पाकिस्तान की तर्ज पे सर। हाँ, ऐसे ही है, सेम है। वहाँ भी वजीर आजम है, वहाँ भी वजीर हैं, यहाँ भी, वहाँ भी जो है वो दो हाउसेज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। इस तरह वहाँ भी एमएनए को एमएलए कहते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी यहाँ पे है। वहाँ पे आई थिंक वो शायद वजीर आजम के अंडर है, इस तरह का कुछ है।
तो इस तरह वहाँ भी सदर बराए नाम है, यहाँ भी सदर बराए नाम है, सरबराह सदर है। इवन जैसे आर्मी का लिखा हुआ है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो सदर पाकिस्तान है आर्मी का, लेकिन उसे कभी देखा है कभी वो गया हो यूनिफॉर्म में या कुछ उसने किया हो? नाम का है सिर्फ। जैसे मलका बरतानिया 11 मुल्कों की सरबराह थी वो। 11 मुल्कों की जो सरबराह ये होता है, ये हुकूमत का सरबराह अलहदा चीज होती है, मुल्क का अलहदा। अब ये जो 11 मुल्क हैं, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इस तरह के और 11 जो मुल्क थे, उन 11 मुल्कों की सरबराह थी मलका बरतानिया। और जो किंग हैं अभी बने हैं, वो भी इस तरह पता नहीं 15 मुल्कों के सरबराह हैं। वो 15 मुल्कों ने उन्हें अपना सरबराह रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमारे सरबराह वही हैं जो यूके के सरबराह होंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कह लेते हैं उन्हें। तो लेकिन वहाँ के जो बादशाह वगैरह हैं, उन्हें वो खुद कुछ नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट के महदूद हैं कि इवन के शादी भी जो है वो शाही खानदान से बाहर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से इजाजत चाहिए उन्हें। तो नाम की बादशाहत है वहाँ पे, सिर्फ एक स्पिरिट खुशी के लिए। स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ तो उन्होंने खुद फोर्सेक की ना कि पावर्स, मतलब आप लोग रन करो गवर्नमेंट, हमें बस रॉयल्टीज मिलती रहे, दैट्स इट। उनको रॉयल्टीज मिलती रहती हैं और उनको एज सच पॉलिटिक्स में अब उनको जरूरत ही नहीं है उस चीज में घुसने की। हाँ, उनका तहरीरी आइन भी नहीं है। हाँ ये जी। आई थिंक तो मेरा 12वीं सदी में जो है वो आई थिंक यूके में हुआ था कि जो बादशाह था उसने इख्तियारत अपने अवाम को दे दिए थे। तो अब अवाम जो है उस इख्तियारत को चला रही है वजीर आजम के जरिए। मेंबर है वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन्स है जैसे यहाँ एमएनए है, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जैसे यहाँ सेनेट है वहाँ पे। ये दो हाउसेज हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो बात होती है एक्चुअली स्पिरिट की, ना लफ्जों की होती है, ना इस तरह डॉक्यूमेंटेशन की होती है। अब जैसे सऊदी अरब है या दुबई है, वहां पे कहने को बादशाह आता है, मतलब कहने को। लेकिन हकीकत में अगर बात करें तो वहां पे जो अदलिया भी वैसे वहां पे नहीं है जैसे यहाँ पिलर्स बने हुए हैं। वहां पे अदलिया है, वहां पे 1 घंटे में जस्टिस होता है आपके साथ। ठीक है हुकूमत कहने को बादशाह है, लेकिन अमलन तौर पे अवाम को सब चीजें मिल रही हैं जो एक दुनिया की बेस्ट लिविंग में मिलनी चाहिए। चाहे चाहे दुबई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, ओमान हो, ये जो पूरी मुल्क है पट्टी है जो जो खुशहाल है, कुवैत हो। तो कहने को बादशाहत है, लेकिन अमली तौर पे वहाँ पे जो है वो जमहूरियत नहीं है। लेकिन वो वैसी बादशाह नहीं है जैसे 600 साल पहले मुगलों की होती थी, ताज और तख्त पहने हुए हैं। लेकिन वहाँ पे अदालतें भी काम कर रही हैं, इंसाफ भी दे रही हैं, बहुत सारे लोगों की चीज़ें भी, पूरी इकोनॉमी भी चल रही है अच्छे तरीके से। वहाँ ऐसे रोजाना लड़ाइयाँ फसाद भी नहीं होते। अगर पार्लियामेंट हो तो ऐसे ही है वहाँ हाल हो। तो एक्चुअल इस्लाम भी वहाँ पे है, सऊदी अरब में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा अमली तौर पे इस्लाम मिलता है आपको देखने को। अच्छा, वहाँ पे मतलब कुछ रूल्स तो एप्लीकेबल हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वहाँ पे पूरी शरीयत नाफिज है। सर हमारा मुल्क भी तो शरीयत के नाम पे ही आज़ाद हुआ था कि हमने यहाँ पे हाँ शरीयत लेकिन नाफिज वो करनी है, कौन सा यहाँ पे शरीयत है। मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें हैं। तो तो नहीं, ये मैक्सिमम नहीं, तो मैं तो वहाँ रहा हूँ ना फॉर 7 years। आई कैन मतलब टेल यू कि वहाँ पे क्या क्या कुछ है, क्या क्या नहीं है। तो वहाँ पे आपको मतलब अगर एक अजमी है और एक वो है अरबी है, तो बीच में वो पता लग जाएगा। हाँ भाई, अगर कोई केस हो भी जाए तो फॉर श्योर खारजी तो गया ना बेचारा, इवन दो कि वो राइट प्लेस पे है। वेयर एज इन कंट्रास्ट अगर हम एमिरेट्स की बात करें, दुबई में दे मतलब दे आर सुपर्ब, दे आर डूइंग सुपर्ब जॉब। वहाँ पे आपको इंसाफ मिलता है, वेयर एज सऊदीया में आपको उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कहने को वो किला बना हुआ है जी, यहाँ पे शरीयत नाफिज है। तो वो बंदा वहां जाता है तो पता लगता है कि वहां पे क्या कुछ है और क्या नहीं है। सर तो जैसे एक हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन ना, तो लेकिन हमें ये पता हमारे है कि यहाँ स्ट्रक्चर पे से क्या है, यहाँ नहीं है। नहीं देखो कलेक्टिवली मैं बात करूँ कि हमारे स्ट्रक्चर से तो चीजें बहुत बेहतर हैं। मतलब सब बेहतर नो मीन्स डाउट, नो इकोनॉमिकली। डाउट। और यहाँ पे ऐसे तमाशे तो नहीं होते जैसे यहाँ पे टीवियों पे हो रहे हैं। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं ना। तो इसमें जो चीजें रोज होती हैं, हालांकि इतना तो यहाँ पे भी खूबसूरती से दिया हुआ है। इवन के हम चलो नॉन मुस्लिम्स की बात कर लें, तो चाइना में या दूसरे मुल्कों में, अब चाइना में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वहाँ पे नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन वहां पे जो है वो एक ही पार्टी है। वही जो फाउंडिंग पार्टी थी चाइना की, जिसने चाइना बनाया था, वही बेहतरीन बंदे को सरबराह बनाते हैं। वहाँ कोई चुनने वाला चक्कर ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान बना था तो बेहतरीन यही था कि मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया था। इजाजत ही ना देते किसी को नई पार्टी बनाने की, और मुस्लिम लीग ही चलाती, आज बांग्लादेश भी ना टूटता।
तो जमहूरियत पे सर लाना बीच में तो सर सर चाइना में भी डेमोक्रेसी इज फ्लॉड सर। प्रेसिडेंशियल, चाइना में भी सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना। वहां पे जो उनकी पार्टी है वही प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, जो उनकी फाउंडिंग पार्टी है। वहां पे इस तरह का निजाम नहीं है कि जैसे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ये चक्कर हो रहा है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। आपने माशाल्लाह जितना भी सर समझाया वो बिल्कुल क्लियर हो गया, वाजे हो गया कि गवर्नमेंट मतलब फेडरली गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है कानून साजी के अंदर। सर अब मेरा सवाल सर इस HRM से रिलेटेड है सर। हम्म। हमें क्या केस सिनेरियो दिया जाएगा, मतलब मैं एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाएगी, ये फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अब HR का रोल डिफाइन करें सर, इस तरह का सवाल आ सकता है, या इस टोटली फेडरल और प्रोविंशियल का पूछा जाएगा सर। एग्जैक्टली इसी तरह का मिक्सचर आपको एक बना के दे दिया जाएगा पूरा का पूरा। वो आपने उस चीज को मतलब वो दे देंगे कि एक जो चीजें जैसे खराब होती हैं, एक मिक्सचर जो होता है जब बन जाता है वो खराब होता है बहुत सारा, तो वो कहेंगे इसे जो है वो किस तरह बेहतर करें, सही कैसे करें। तो जैसे वो कह सकते हैं जो रेलवेज है, अब वो एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा इदारा है, पाकिस्तान को चला सकता है पूरा। ठीक है, वो कह सकते हैं कि आप बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो खसारे में जा रही है, तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो ह्यूमंस को मैनेज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो HR बताती है। और ये जो हुकूमत में स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है बैक पे इसके HR ही है, HR ही है। तो हमने की HR एक नई स्टडी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हम वहाँ पे बताएंगे कि हम इस तरीके से रेलवेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हार्वर्ड सॉरी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो PhD हो रही है वो उसके ऊपर हो रही है, इंडियन रेलवेज के ऊपर। ठीक है, अब इंडियन रेलवे जो है वो इतना पैसा कमाती है, पाकिस्तान का बजट पूरा हो सकता है जो है वो तीसरा हिस्सा या आधा जितना वो रेवेन्यू कमाती है सिर्फ। वो कहते हैं बैकबोन है इंडिया की, इंडियन रेलवेज। तो और इस तरह से जो है वो क्या उसमें था, एक वजीर था उनका, उसने वो किसी भी स्टेशन पे चढ़ जाता था उतर जाता था बगैर बताए, पूरी इंडियन रेलवेज को उसने चेंज कर दिया, अनपढ़ था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में PhD उस वजीर के ऊपर हो रही है, और लोग हिंदुस्तान स्टूडेंट्स को भेजा गया है, आप जाके वहाँ पे PhD करें कैसे उन्होंने इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दिया। तो इस तरह चेंज मैनेजमेंट है, एक चेंज कैसे लानी है किसी इदारे में, बेहतरी कैसे लानी है, इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बदलना है। तो तभी परफॉर्मेंस चेंज होगी ना जब स्ट्रक्चर बदलेगा। अब हमारे पास कमी तो किसी चीज की नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, ऑफिस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रेलगाड़ियां भी हैं। मसला कहाँ पे आता है, नीयत पे, इंसानों पे, वो सही नहीं है। तो हम बताएंगे, हम पेपर में एक्सप्लोर करेंगे उन पॉइंट्स को, उन इश्यूज को, उन मिस्टेक्स को कि ये रेलवेज में हो रही हैं, हमें इसे बदलना है। और बदलना कैसे है, अब यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सोच बताएगी कि आप कितने अच्छे जो है वो उस पे ओपिनियन दे सकते हैं। और वो ओपिनियन आपकी अपनी दिल की राय नहीं होनी चाहिए, बल्कि ओपिनियन जो है वो बैक पे उसे सपोर्ट कर रहा हो, HR सपोर्ट कर रही हो उसे, जो आपने मैनेजमेंट पढ़ी है वो सपोर्ट कर रही हो बैक पे, जो आपने आइन अभी पढ़ा है, जो सिस्टम पढ़ा है, वो सारा आपकी नज़र में हो। तो आप क्यों नहीं एक अच्छा प्लान दे सकते हैं हुकूमत को, पेपर वाले सेटर को, कि ये ऐसे इम्प्रूव हो सकता है। राइट सर, बिल्कुल ठीक। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूं, अभी मुझे आप बताएं, आपने काफी चीजें अभी पढ़ ली हैं, मुझे ये बताएं जो PIA है वो हुकूमत के ही अंडर है, ठीक है, हुकूमत की किसी वजारत के अंडर है PIA। तो उस अब खसारे में जा रहा है, अब वो कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ये HR से रिलेटेड ही बात करेंगे ना सर, कि हम उसके अंदर जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सबसे पहले तो हम ओरिएंटेशन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, रोल डिफाइन कर देंगे, कौन किस तरह ड्यूटी कर रहा है, उसको किस तरह ड्यूटी करनी चाहिए। फिर सर उसके बाद फिर हम उनकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करेंगे, उनके स्किल्स इम्प्रूव करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह काम करें सर। मतलब HR के जितने हमने पढ़े, सिग्निफिकेंस है, स्कोप है सर, उसी को हम उसी व्यू के अंदर डिफाइन कर देंगे कि इन चीज़ों को बेहतर करके उनके एम्प्लॉयज़ को भी बेहतर किया जा सकता है, फाइनेंस को भी बेहतर किया जा सकता है सर। सर अगर PI की बात करें, वहाँ तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो वन ऑफ द प्रॉफिटेबल वो थी, एक डिपार्ट वो था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी PIA। तो अब
चूंकि वो नीचे जा रही है तो इसका मतलब है जो टॉप मैनेजमेंट है वो फारिग है, तो उसको फिर फारिग ही कर दिया जाए। टॉप मैनेजमेंट को फायर करें और न्यू मैनेजमेंट हायर करें या न्यू पर्सनल हायर करें जो एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंसीज रखते हो उस चीज़ को चलाने के। लाइक अगर कहीं पे किसी इंजीनियर की ज़रूरत है तो उसको हायर करें, ना कि एक आम से बंदे को या बीए पास को या इस तरह से। नो ऑफेंसेस टू अदर पीपल। तो इस तरह से हम उसको फिर अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर हम वो भी कर सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली पॉसिबली जो नीचे लेवल पे हैं उनको हम मॉनेटरी मतलब उस पे लेके आ सकते हैं कि आपको हम मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी देंगे, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट नीड है, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। तो कुछ कहते हैं हमें पैसा हो, ठीक है, कुछ कहते हैं हमें पैसा नहीं, हमें जो है ना एक्सपोजर चाहिए या हमें जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, हमें डिफरेंट एस्पिरेशंस होते हैं। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि भाई हमारे जो है ना क्या मेन एस्पिरेशंस हैं लोगों की जो वो चाह रहे हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली वो खुद ब खुद प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर से अपने ट्रैक पे चढ़ जाएगी। एग्जैक्टली बात यही है कि जब भी हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना है तो हमें जो है वहाँ की मैनेजमेंट को व्यू करना पड़ेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है और हमारी डिजायर्ड गोल्स क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमें तरक्की कर दी या नहीं कर दी। तो उन गोल्स को सामने मद्देनजर रख के हम उन लोगों को बदलते जाएंगे जो उस लोग में हर्डल डाल रहे हैं उसे अचीव करने में, और उन लोगों को लेके आते जाएंगे जो उसे अचीव करने में हमारी मदद कर सकें। तो इस तरह से, सर और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी काम को करने के लिए उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। अब मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती तो मैंने उसके एक्सपर्ट पर्सन को कहा कि आप पढ़ाएं, ठीक है। अब मुझे मेडिकल का नहीं पता तो मैं उसके एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। तो इस तरह यहाँ पे एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के हाथ में है जो उस चीज के एक्सपर्ट ही नहीं है। जैसे रेलवेज है, वहाँ पे सीएसएस वाले आ रहे हैं, मतलब वो उसके एक्सपर्ट ही नहीं है। इस तरह और भी बहुत सारे इदारे हैं वहाँ उनका लेना देना ही नहीं है उससे कोई। जैसे एफबीआर इज द की डिपार्टमेंट, यहाँ पे तो जो इंतहाई सीए वालों को होना चाहिए। तो वहां पे उल्टा जो है जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनमें 90% ऐसे हैं जो उनका कोई लेना देना ही नहीं है लॉ से और टैक्स लॉ से और इकोनॉमी से और फिजिकल से, कुछ भी नहीं। सर तो इस मसले का हल ये भी है ना कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है सर उसको उसी से रिलेटेड फिर ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएं या डेवलपमेंट की जाए उससे उससे रिलेटेड, तो भी तो सर इदारे में बेहतरी लाई जा सकती है ना सर। नहीं, उसका एक एक ड्रॉबैक है सर। आज हमें फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि आज हमें इंस्पेक्टर चाहिए, ठीक है, इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आज उसमें जो है वो चीज चाहिए। तो क्या हम उसे 4 साल ट्रेनिंग देंगे और एक इंसान जिसने 4 साल में या 6 साल में, जैसे बिजनेस स्टडीज है, अब उसने 6 साल में जो है वो 50-60 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, चाहे वो पुअर स्टूडेंट है या अच्छा स्टूडेंट, और एक इंसान जिसने 6 साल में देखा भी नहीं है एक सब्जेक्ट, तो मुझे बताओ कि क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? तो नहीं हो सकता। कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह तो फिर तो ऐसे है कि हॉस्पिटल, फिर तो यही ऐसे ही है कि जैसे हॉस्पिटल है वहां पे पहले डॉक्टर को भर्ती कर लिया जाए और बाद में 4 साल से ट्रेनिंग दी जाए कि अब आपको हम सिखा रहे हैं दवाइयाँ और हर चीज। फिर तो यही हो सकता है। फिर जैसे कि मेडिसिन है फिर वहां भी करना चाहिए ऐसे, जैसे अदालत है वहां भी लॉ वाले नहीं होने चाहिए, पहले भर्ती कर लेना चाहिए जज, फिर उसे लॉ की ट्रेनिंग दे। तो कोई भी इदारा चलाने के लिए आज हमें लोग वही राइट, जब राइट लोग या तो अवेलेबल ना हो ट्रेनिंग उस टाइम दी जाती है जब वो लोग अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, या तो मार्केट सैचुरेटेड हो गई है, फुलफिल्ड है। कोई भी इदारा है तो हमें रेलिवेंट लोग अवेलेबल हैं, उन लोगों का कंपटीशन करवा दें। जैसे मिसाल के तौर पे सीएसएस है, वहां पे जैसे रेलवेज है, और रेलवेज में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं सारे के सारे रेलवे के इंजीनियर्स हैं, वो सारों का कंपटीशन करवा दें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले सारों का कंपटीशन करवा दें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, वहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जितना जो आईटी से रिलेटेड काम है तो वहाँ पे करवा दें सीएसएस वालों का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का। और जैसे एफबीआर है तो यहाँ पे कंपटीशन आप करवा दें, सीए, सीएमए, एम कॉम, बी कॉम, बीबीए, जो है वो इकोनॉमिक्स वाले जितने सारे हैं, उनका कंपटीशन करवा दे, जो मर्जी आ जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक अब जिस है। तरह वो अब हायर करेंगे, लेट्स सपोज एक, अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो पब्लिक में तो उससे भी ज्यादा फिर खर्चा होता है। प्राइवेट वाले तो फिर भी एफिशिएंटली यूज करते हैं अपने फंड्स को और अपने हर रिसोर्स को।
तो अगर एक वो ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिसका वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसको वो ट्रेन करने में काफी सारे साल लगेंगे। दैट इज, उसका मतलब ये है कि वो कंपनी उस पर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, कल को उसको कोई जॉब और मिलती है अच्छे पैसों की, वो फौरन छोड़ के चला जाएगा। कंपनी को क्या फायदा होगा इसमें? कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि उसने तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसकी ट्रेनिंग में ही खाली लगा दिए हैं। जब उसे सिस्टम समझ आने लगा वो छोड़ के चला गया। तो नुकसान, ड्रॉबैक ज्यादा है इस चीज का। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो कॉम्पिटेंट होगा मतलब उस फील्ड में वो नहीं छोड़ के जाएगा, वो भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू उस बंदे के नुकसान कम होगा उसमें, क्योंकि वो 2-3 महीने में ही सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा यार ये सिस्टम है। नहीं, एक देखो ना, एक वजीर एक इंस्पेक्टर बनने के लिए तो आपको इतना वो चीजें करनी पड़ी हैं। पहले आपने टैक्स से रिलेटेड है ना, टैक्स का पेपर दिया, फिर उसके बाद टैक्स के सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद फिजिकल और टैक्सेशन और सारा ये स्ट्रक्चर्स इसलिए पढ़े हैं, HR पढ़े हैं, ठीक है, ये उससे रेलिवेंट है। तो आपका ऑफिसर होगा उसमें तो ये कोई इसका हिस्सा ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है उसे। एक पंजाबी वाला ऑफिसर जो है, या तो 1200 नंबरों का CSS हो जिसमें 1000 नंबर इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन से रेलिवेंट हो, ठीक है। अब जो है CSS में आप आ रहे हैं 6 सब्जेक्ट्स लेके, जो जिनमें पंजाबी से लेकर सोशियोलॉजी तक है। चलो ठीक है, इट्स ओके, आप बन गए, आपको 2 साल की ट्रेनिंग दे दी CSS की। अब इससे भी ऊपर हिरार्की में आ जाए, जो आपने MNA रखना है, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वो तो कोई भी बन सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि इलेक्शन लड़ा हो, चाहे इवन के वो 8th पास भी ना हो। तो ये तो और भी बुरी सूरत हाल है। तो मतलब उसका तो इसी वजह से बैचलर तो ये हाल है। बैचलर भी नहीं होता, CSS वाले का तो बैचलर होता है। तो ये तो फिर सोचो कि जब मुझे बताओ कि जो MNA हैं इस टाइम, तो वो वही हरकत करेंगे, किसी भी हुकूमत से हो, मुझे किसी भी हुकूमत में ना इंटरेस्ट है ना गर्ज है, वो यही हरकतें करेंगे जो अब हो रही हैं, पिछले पिछले सालों में हो रही हैं पाकिस्तान में। जब मैंने तो अपनी जिंदगी में हरकतें ही देख रहा हूँ, तो वो भाग रहे हैं सीटों के पीछे, भाग रहे हैं सर खाने के पीछे, पैसे के पीछे। तो फिर सर जब निहायत एहतराम के साथ, सर ये जो इतनी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं सर, किसी को हजम नहीं होंगी सर। नहीं, मैं सारों की बात कर रहा हूँ जो कलेक्टिवली है। जो अच्छे लोग हैं उनका कोई काम ही नहीं है। जैसे डॉक्टर AQ खान है, उन्होंने जमात बनाई थी अपनी, वो उन्हें कोई वोट ही नहीं मिला, वो उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा मुझसे गलती होगी, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक एक्चुअल में बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट के बिल्कुल सर, हवाले से। बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है सर, आपकी मतलब बात 100% ठीक है, बिल्कुल सर। रॉन्ग पर्सन जो है वो रॉन्ग राइट प्लेस पे हैं। मतलब वो क्या डिलीवर करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती उनकी क्या एक्सपर्टी है उस एरिया को। मतलब वो लेकिन सर मिनिस्टर है ना, वो मिनिस्टर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिनिस्टर है किसी भी हुकूमत का चाहे हो, अगर मिनिस्टर, जैसे एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, इट्स मीन वो रेवेन्यू का वजीर है। वो वजीर, उसे पता नहीं है रेवेन्यू का, तो वो क्या से काम करेगा? एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, उसे पता नहीं है, वो क्या करेगा? समझ नहीं आ रहा। सर एक बात ही खुशी हो रही है वैसे कि ये जो इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं सर, इनको हर चीज का पता होगा सर। हाँ, इन्हें सब चीजों का पता होगा, ये बहुत तेज इंस्पेक्टर्स होंगे काफी। तो नेक्स्ट ऐसा ना हो ये इंस्पेक्टर पाकिस्तान को बेच के फिर पहले पॉलिटिशियंस बेच के अभी इंस्पेक्टर बेच के हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो अल्लाह खैर करे। हाँ, चलें सर आप मैंने हाँ। एक चीज देखी है कि हमारे जो पाकिस्तानी कौम जो है ना, बहैसियत एक कौम, वो नीचे जा चुकी है। चाहे वो यूथ हो, चाहे वो हमारे बाबे हों, ठीक है। अगर हमारी मोरालिटी ही नहीं इतनी नीचे गिर चुकी होगी तो ऑब्वियसली आप सर किसी भी शोबे में चले जाएं, वो ऊपर नहीं जाएगा जब तक हमारे अंदर अपनी मोरालिटी ही नहीं है। बाकी हर कोई डिसएग्री कर सकता है इस बात से, लेकिन अगर हम अपने गिरबानों में सारे झांके तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ वाकई ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। बाहर के लोग हमसे बिजनेस करना नहीं चाहते क्योंकि वी आर अब्यूजर्स। बिजनेस क्यों नहीं आता यहाँ पे? इसी वजह से नहीं आता कि यहाँ पे अब्यूजर सेलर है, अब्यूजर बायर है।